रूई ने अपना रुख बदल लिया। उसने अपनी भुजाएं ऊपर उठाईं, लेकिन पहले की तुलना में उन्हें थोड़ा नीचे रखा और मुठ्ठियां मिलियाना की ओर तान दी। इस रुख और पहले वाले रुख में शारीरिक अंतर मामूली था, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। उसका नया रुख आक्रमण पर केंद्रित था, जबकि उसका पुराना रुख आंशिक रूप से रक्षात्मक था। वह समानांतर चाल और संतुलन की दिशा का उपयोग करते हुए मिलियाना की ओर तेजी से दौड़ा और उनके बीच की दूरी को जितनी जल्दी हो सके पार कर लिया। बूम! उसने वाइटल प्रेशर से भरपूर फ्लाइंग नी किक सीधे उसके गार्ड पर मारी। यह एक बेहद शक्तिशाली प्रहार था जिसने अप्रेंटिस स्तर की पैंतरेबाजी तकनीकों द्वारा उत्पन्न गति का उपयोग करके प्रभाव को बढ़ाया। मिलियाना ने कुछ शुरुआती स्तर की रक्षात्मक तकनीकों से नुकसान को कुछ हद तक कम करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वह वार से लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई। सच तो यह है कि उसने रूई से इतनी हिंसक और आक्रामक रणनीति की उम्मीद नहीं की थी। उसे पूरा यकीन था कि रूई को पहले ही पता चल गया होगा कि ऐसी अत्यधिक ऊर्जा खपत करने वाली रणनीति से वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ही बर्बाद कर देगा। रूई ने और भी जोरदार वार किए, हर वार में अपना पूरा शरीर झोंक दिया और अपनी रक्षा की परवाह नहीं की। अगर मिलियाना रक्षात्मक या बचाव करने में माहिर होती तो वह अपनी जगह पर डटे रहते हुए हमलों का सामना कर सकती थी, लेकिन वह हरफनमौला और सहन शक्ति की माहिर थी। उसकी रक्षात्मक क्षमता उतनी मजबूत नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, ताकि उसे उनके बीच दूरी बनाने के लिए मजबूर न होना पड़े। हालांकि वह आक्रामक रुख अपनाने में भी काफी सक्षम थी। उसने रूई पर कई वार किए, लेकिन रूई ने उन्हें कुछ देर के लिए रोक दिया और फिर बिना विचलित हुए अपना हमला जारी रखा, जिससे वह बहुत हैरान हुई। दूसरी ओर रूई मन ही मन बेहद प्रसन्न थी। न्यूनतम ऊर्जा खपत से आपके आक्रमण और रक्षात्मक दोनों विकल्प सीमित हो जाते हैं। आप फे की तरह जोरदार आक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि उनमें बहुत ऊर्जा खर्च होती है। उसने सोचा, मुझे संदेह है कि आप इस तरह के हमले कर भी पाएंगे। वह कुछ हद तक सही था। आक्रमण के विकल्पों की कम संख्या के कारण उसके हमलों का अनुमान लगाना आसान हो गया था और इस प्रकार सही समय पर बचाव करके उनसे बचाव करना भी आसान हो गया था, लेकिन ये प्रक्रिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक थकाऊ और तनावपूर्ण थी। इसके अलावा उसकी मांसपेशियां दुखने लगी थीं, जबकि मिलियाना कुछ मामूली चोटों के अलावा बिल्कुल स्वस्थ दिख रही थी, जो रूई ने उसे पहुंचाई थी। ये निश्चित रूप से सहन शक्ति बढ़ाने वाली प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों का परिणाम था। वह इसे लंबे समय तक जारी रख सकती है, जबकि मैं नहीं, मुझे जल्दी जीतना होगा। उसे अपनी रणनीति को तुरंत अमल में लाना था। वह उस पर लगातार हमले करता रहा, जबकि वह न्यूनतम हलचल के साथ नुकसान को कम करने की कोशिश करती रही। हालांकि ऐसा करते हुए वह रिंग के किनारे तक पहुंचने लगी। क्या यही उसकी योजना है? मुझे रिंग से बाहर कर देना। मिलियाना निराश होकर सोचने लगी। अगर ऐसा है तो उसने मुझे कम आंका। उसने और भी सख्त रुख अपना लिया और पीछे हटने का पक्का इरादा कर लिया। ये रणनीति उसके लिए नई नहीं थी। यह उन कई युक्तियों में से एक थी जो दूसरे प्रशिक्षु छात्रों ने उसे हराने के लिए आजमाई थी। रिंग से 1 फुट की दूरी पर रूई ने अचानक अपनी मुद्रा बदल दी। उसने अपनी मुट्ठियों को खुली हथेलियों में बदल दिया और उन्हें झुकते हुए अपने सीने की ऊंचाई पर अपने बगल में रख लिया। कुश्ती की मुद्रा, मिलियाना ने सोचा। उसके इरादे उसके लिए स्पष्ट थे। उसका इरादा हमला करने का था, कुश्ती में हमला करने की एक क्रिया जिसका उद्देश्य उसे नीचे गिराना और रिंग से बाहर धकेलना होता है। ये भी कोई ऐसी रणनीति नहीं थी जिसका उसे अनुभव न हुआ हो, लेकिन इस तरह की सरल रणनीति की उतनी ही सरल प्रति रणनीति भी होती है। उसे बस आगे बढ़कर अपना सारा वजन आगे वाले मजबूत पैर पर डालना था और पीछे वाले पैर को बल के रूप में इस्तेमाल करके वार को रोकना था। फिर वह दोनों को असंतुलित करके लड़ाई को जमीन पर होने वाली हाथापाई में बदल देती। ये रिंग से बाहर होने के जोखिम को सुरक्षित रूप से कम करने का सबसे कम ऊर्जा खपत वाला तरीका था। जब दोनों के शरीर जमीन पर जकड़े हुए हों और गतिरोध की स्थिति में हों, तो किसी को सीमा से बाहर धकेलना मुश्किल था। बेशक ये किसी कुश्ती विशेषज्ञ के लिए संभव होता, लेकिन वह जानती थी कि रूई ऐसा नहीं था। इसके अलावा उसे पूरा यकीन था कि कुश्ती में उसे रूई से ज्यादा अनुभव था। कुश्ती मूल रूप से दृढ़ता की लड़ाई थी। यह एक बहुत ही सहनशक्ति प्रधान लड़ाई थी, जहां तकनीक के साथ साथ सहनशक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। एक ऐसे युद्ध में जहां सहनशक्ति सर्वोपरि है, सहनशक्ति पर आधारित विशेषज्ञ को चुनौती देना, रूई क्वारियर, तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मूर्ख हो। उसने गंभीरता से आकलन किया, तभी रूई उसकी ओर झपटी और ठीक उसी तरह निशाना साधा जैसा उसने अनुमान लगाया था। पीवा शांत भाव से आगे बढ़ने के सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। यदि वह समय से पहले आगे बढ़ जाती, तो वांछित स्थिति में पहुंचने पर उसे खुद को रोकना पड़ता। यदि वह देर से आगे बढ़ती, तो वह उसे सीमा से बाहर धकेल देता।
वह चाहती थी कि जैसे ही वह उससे टकराए, वह अपना सारा भार अचानक अपने मुख्य पैर पर डाल दे ताकि उसके भार के इस परिवर्तन से उत्पन्न गति उसके बल को बेअसर कर दे। वह क्षण आ गया। उसने अपना बायां पैर उठाया और उसे अपने शरीर के साथ आगे की ओर धकेला, मानो उसे जमीन में मजबूती से जमा देना चाहती हो। पकड़ लिया, रूही ने फुसफुसाते हुए कहा, जिससे उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। झाड़ू। रूही ने जैसे ही अपना बायां पैर जमीन से उठाया, तुरंत ही एक जोरदार किक मारी। किक ने उसके पैर को जकड़ लिया और जमीन तक पहुंचने से पहले ही उसे दूर कर दिया। अचानक मिलियाना का सारा वजन, जिससे उसके बाएं पैर पर टिका होना चाहिए था, अब उस पैर पर नहीं टिक पा रहा था। जब रूही का शरीर अनिवार्य रूप से दाईं ओर गिरने लगा तो वह मुस्कुराए। उसका इरादा कभी भी जानबूझकर उसे गिराने का नहीं था, वह जानता था कि शायद ये कारगर नहीं होगा। उम्र के अंतर के कारण उसका वजन उससे थोड़ा ज्यादा था और कुश्ती का अनुभव भी उससे कहीं ज्यादा था, जबकि कुश्ती का अनुभव बहुत कम था। उसके लिए लड़ाई को जमीन पर आमने सामने की लड़ाई में बदलना आसान था, जहां आमने सामने की टक्कर में उसकी जीत की कोई संभावना नहीं थी। इसके अलावा यह इतना स्पष्ट विचार था कि अगर वह इस सरल रणनीति का सामना नहीं कर पाती तो वह इतने लंबे समय तक चुनौती बनी नहीं रहती। ये ठीक इसी वजह से था कि यह एक अच्छा विचार नहीं था, और साथ ही उनकी ऊर्जा न्यूनतम दृष्टिकोण के कारण ही वह उनके पहले जवाबी हमले का अनुमान लगा सका। पैर जमाना और वजन को स्थानांतरित करना लगभग तय था। उनकी स्थिति में कोई भी अन्य रणनीति उनकी शैली के बिल्कुल विपरीत होती। इससे उसे पलटवार के रूप में एक जोरदार लात मारने का मौका मिल गया, जिससे उसका वजन संतुलन से हट गया और वह बुरी तरह से लड़खड़ा गई। जैसे ही उसने सहज रूप से खुद को जमीन पर टिकाने की कोशिश की, रूही ने तुरंत अपना बायां हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर घुमाया और उसके सिर को गला घोंटने वाली पकड़ में दबा दिया। पीछे से गला दबाना, यह सबसे जोखिम भरा हिस्सा था, लेकिन उसे जोखिम उठाना ही था। अगर वह इस दांव में नाकाम हो जाता या अगर उसके पास आउटर कन्वर्जेंस जैसी कोई तकनीक होती जिससे वह उस स्थिति में उसे जोरदार प्रहार कर पाती, तो वह बच निकल सकती थी। लेकिन लड़ाई के बीच में तो वह अपनी जीत की संभावनाओं को और बेहतर नहीं बना सकता था। धरती पर वापस आकर लड़ाकू खेलों के उद्योग में एक लोकप्रिय कहावत थी, अगर आप पीछे से गला घोंटने की पकड़ में आ जाते हैं तो हार मान लें। ऐसा इसलिए था क्योंकि पृथ्वी पर इस रियर चोक होल्ड से छुटकारा पाने का कोई व्यावहारिक तरीका नहीं था। यह एनाकोंडा की तरह धमनियों और अन्न प्रणाली को जकड़ लेता था और इतना अधिक दबाव डालता था कि लड़ाकों ने इस अनुभूति का वर्णन करते हुए कहा, मुझे लगा जैसे मेरा सिर फट जाएगा। रूही को बस यही प्रार्थना करनी थी कि यह सांसारिक ज्ञान इस दुनिया में भी सच साबित हो। उसने अपने बाएं हाथ से उसकी गर्दन को दबाया और अपने दाहिने हाथ से उसकी गर्दन को नीचे की ओर धकेला। फिर भी उसने कभी टैप नहीं किया। उसने बहुत दबाव डाला, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह क्या करने की कोशिश कर रही है? मैच खत्म। सुपरवाइजर दौड़कर आया। तभी रूही को एहसास हुआ कि वह बेहोश हो गई थी। पीछे से गला दबाने की इस तकनीक से मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति लगभग पूरी तरह से रुक जाती थी, और इस तकनीक के शिकार व्यक्ति का बेहोश हो जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। लेकिन उस समय रूही को इस तकनीक का विचार नहीं आया, क्योंकि उसे डर था कि रूही उसकी इस पकड़ से छूट जाएगी। ऐसा लगता है कि उसके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे वह कम समय में उस पकड़ से मुक्त हो सके। रूही ने तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी, उसे और देर तक पकड़े रखना खतरनाक हो सकता था। जब पैरामेडिकल टीम उसे स्ट्रेचर पर ले जा रही थी, तब भी रूही खुशी से झूम उठी। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी अनुभवी मार्शल प्रशिक्षु को हराया। उसने जितने भी मार्शल आर्ट के प्रशिक्षुओं को हराया था, वे सब उसी की तरह के लोग थे जो हाल ही में प्रशिक्षु स्तर पर पहुंचे थे। इन प्रशिक्षुओं की नींव कमजोर थी और उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट का ज्यादा विस्तार या विकास नहीं किया था, और अनुभव के मामले में तो वे उससे भी कहीं कम अनुभवी थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस लड़ाई पर दोबारा गौर किया, उनकी तर्कसंगतता तुरंत स्थापित हो गई। असली लड़ाई में वह कभी नहीं हारती। रूही को एहसास हुआ, असली लड़ाई में रिंग आउट जैसी कोई चीज नहीं होती, जो उसकी रणनीति का एक अहम हिस्सा था। रूही को नहीं लगता था कि वह इस तत्व के बिना उसे हरा पाएगा। मैंने अब तक जो 6 तकनीकें सीखी हैं, उनसे मुझे पर्याप्त बुनियादी अनुभव प्राप्त हो चुका है। मैं और अधिक तकनीकें विकसित करके और अपनी मार्शल आर्ट को और अधिक विविधतापूर्ण बनाकर तेजी से सुधार कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें मिलियाना को हराते हुए देखा, बहुत बढ़िया काम किया यार, वह बहुत मजबूत है। केन ने तारीफ की। धन्यवाद, रूही ने केन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सुना है कि फेई गुस्से में वापस आए और तुम्हारी खूब पिटाई की। उसने शरारती अंदाज में चिढ़ाया। मैं थक गया था, केन ने शिकायत की। कुछ औषधियां पीने के बाद वापस आकर मैंने उसे फिर से हरा दिया।
रूई दिल खोलकर हंसा। मिलियाना के साथ अभ्यास सत्र के लिए जाने के बाद वह अपने ही संघर्षों में मग्न हो गया था। वह यथासंभव लंबे समय तक रक्षक की भूमिका में बने रहना चाहता था। उसने केन और फे को बाकी के अभ्यास सत्र के दौरान एक दूसरे से अभ्यास करते हुए सुना और देखा था। शुरुआती हार के बाद फे पूरी तरह से तरोताजा होकर वापस लौटी और केन को बुरी तरह से पीट दिया। रूई को यह देखकर मजा आया कि केन भी तरोताजा होकर वापस लौटा और उसने भी फे को फिर से हरा दिया। यहीं से उन दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता का एक छोटा सा सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें वे दोनों हार के बाद तरोताजा होकर वापस आती और थके हुए दूसरे को बुरी तरह से पीट देती। उसने हंसते हुए सिर हिलाया। किशोर, वह अक्सर भूल जाता था कि वे दोनों उसके लिए बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे अभी अपरिपक्व अवस्था में थे, इसलिए उसे लगता था कि यह कोई असामान्य बात नहीं थी। उसे बस इसमें मजा आता था और ये दिलचस्प लगता था। जिस तरह से वे एक के बाद एक जीत और हार का सामना कर रहे थे, उससे साफ पता चलता था कि युद्ध कौशल के मामले में वे सचमुच एक ही स्तर पर थे। उनके हारने का कारण ये था कि आमतौर पर एक दूसरे से ज्यादा थका हुआ होता था। फे की शुरुआती हार के बारे में भी यही कहा जा सकता है। उसने केन से पहले कई प्रशिक्षुओं के खिलाफ अपनी स्थिति का बचाव किया था, जिसमें रूई भी शामिल थी। तो किसने ज्यादा जीत हासिल की? रूई ने उत्सुकता से पूछा। सेशन के अंत तक मैं उससे एक कदम आगे निकल गया था, केन ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं उससे ये बात बार बार याद दिलाऊंगा। रूई ने सिर हिलाते हुए हंस दिया। तो अब तुम क्या करने वाले हो? केन ने पूछा। कोई योजना है? हाँ, मेरे पास कुछ है। उसने सिर हिलाया। मुझे अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाना और उसमें विविधता लानी होगी। मेरे पास अभी जो 6 तकनीकें हैं वे मुश्किल से बुनियाद हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ कमियां हैं। युद्ध में मेरे विकल्प बहुत सीमित हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही आक्रामक तकनीक है, वाइटल प्रेशर। इससे मेरी जीत की संभावनाएं और साधन काफी हद तक सीमित हो जाते हैं। इसके अलावा वाइटल प्रेशर कोई निर्णायक वार नहीं है, ये सिर्फ वारों की क्षति को बढ़ाने के लिए है। कान ने सिर हिलाया। वाइटल प्रेशर भी उन मूलभूत आक्रमणकारी प्रहार तकनीकों में से एक थी जिन पर उसने महारत हासिल कर ली थी। उसकी शारीरिक क्षमता कुछ खास नहीं थी, क्योंकि वह गति के लिए अपने शरीर को प्रशिक्षित करता था, इसलिए ऐसी तकनीकें जो उसके द्वारा पहुंचाए जाने वाले नुकसान को बढ़ा सकें, वास्तव में आवश्यक थीं। एक ऑलराउंडर को हर तरह के विकल्प चाहिए होते हैं। उन्होंने सहमति जताते हुए कहा। मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूं। कायाकल्प करने वाली दवाइयों का असर खत्म होने वाला है और लगता है कि हमें एक अकादमिक मिशन भी आने वाला है। तो फिर मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा आराम कर लो, फिर मिलते हैं। रूई ने सिर हिलाया और केन को बताई हुई बातों के बारे में सोचते हुए प्रशिक्षु पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। मेरे पास वास्तव में विकल्पों की कमी है। मेरे पास 2 पैंतरेबाजी तकनीकें हैं, 2 रक्षात्मक तकनीकें हैं, एक पूरक तकनीक है और एक आक्रामक तकनीक है। इसके अलावा उसका आक्रमण केवल प्रहार तक ही सीमित था, जिसका अर्थ ये था कि वह एक औसत दर्जे के प्रशिक्षु पहलवान के खिलाफ भी कुश्ती नहीं कर सकता था। ये भी एक अवांछनीय परिणाम था, क्योंकि वॉइड एल्गोरिदम की प्रभावशीलता उपयोगकर्ता की बहुमुखी प्रतिभा और समग्र कौशल पर निर्भर करती थी। इसीलिए उसने अगली बार जो तकनीकें सीखने का फैसला किया, उनसे वह अपने फुल कॉन्टैक्ट और ग्रैपलिंग कॉम्बैट कौशल को और मजबूत करने में सक्षम होगा। एक आक्रामक ग्रैपलिंग तकनीक तो होनी ही चाहिए, एक रक्षात्मक ग्रैपलिंग तकनीक भी। और क्या, उसने मन ही मन बुदबुदाया। एक फिनिशर मूव भी अच्छा रहेगा, आदर्श रूप से वह लचीला भी होना चाहिए। हालांकि मुझे संदेह है कि ऐसी कोई तकनीक बुनियादी तकनीकों में शामिल होगी। सबसे अच्छा होगा ऐसी तकनीक ढूंढना जिसका महत्व उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता हो। युद्ध में किसी मार्शल आर्ट तकनीक के प्रभाव को निर्धारित करने वाले कई कारक थे। दक्षता निस्संदेह एक महत्वपूर्ण मापदंड था, लेकिन अन्य कारक भी थे। अनुकूलता उतनी ही महत्वपूर्ण थी, बल्कि कई बार तो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण थी। उपयोगकर्ता के शरीर और मानसिकता तथा तकनीक के बीच अनुकूलता युद्ध में तकनीक के प्रभाव को काफी हद तक प्रभावित कर सकती थी। केन जैसे हल्के और फुर्तीले शरीर के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक का उपयोग अत्यधिक विकसित मांसपेशियों वाले भारी भरकम मुक्केबाज के हाथों में सर्वोत्तम तरीके से नहीं किया जा सकता है, और इसके विपरीत भारी भरकम मुक्केबाजों के लिए बनाई गई तकनीकें केन जैसे किसी व्यक्ति के हाथों में बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करेगी। किसी तकनीक की लचीलता भी महत्वपूर्ण थी। लचीलता आमतौर पर दक्षता की कीमत पर आती थी। ये दोनों कुछ हद तक एक दूसरे के विपरीत थे। किसी तकनीक की दक्षता का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता था कि वह तकनीक उन परिस्थितियों के लिए कितनी उपयुक्त थी जिनमें उसका उपयोग किया जाना था।
यदि कोई तकनीक शुरू से ही केवल एक विशेष परिस्थिति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बनाई गई हो, तो वह निश्चित रूप से उस एक परिस्थिति में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, उसकी दक्षता बहुत अधिक होगी। हालांकि यदि वह तकनीक पूरी तरह से एक विशेष परिस्थिति के लिए बनाई गई हो, तो वह किसी अन्य परिस्थिति में उतनी प्रभावी नहीं होगी, इस प्रकार उसमें लचीलापन कम होगा। हालांकि यदि किसी तकनीक को शुरू से ही अनेक परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए बनाया गया हो, तो उसमें अत्यधिक लचीलापन होगा। लेकिन चूंकि इसे किसी विशेष परिस्थिति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए नहीं बनाया गया है, इसलिए किसी एक विशेष स्थिति में इसका उपयोग अत्यंत प्रभावी नहीं होगा और युद्ध में इसका प्रभाव कुछ हद तक सीमित होगा। यह एक सामान्य चिकित्सक और एक हृदय रोग विशेषज्ञ के बीच के अंतर जैसा था। हृदय से संबंधित सभी मामलों में हृदय रोग विशेषज्ञ निस्संदेह बेहतर निदान और उपचार करेगा, लेकिन अन्य सभी चिकित्सा मामलों में सामान्य चिकित्सक निदान करने में अधिक सक्षम होगा और इस प्रकार बेहतर काम करेगा, भले ही वह उन क्षेत्रों के विशेषज्ञों जितना अच्छा न हो। यही कार्यकुशलता और लचीलेपन के बीच का अंतर था। यह तो निश्चित था कि तकनीकें अत्यंत कुशल और लचीली हों, यह असंभव नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे किसी विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति के लिए कई चिकित्सा क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करना असंभव नहीं था। लेकिन ऐसी तकनीकें दुर्लभ और मूल्यवान थीं। इन्हें प्राप्त करना निश्चित रूप से कठिन होता। अधिकांश तकनीकें मध्य में थीं, जिनमें दक्षता और लचीलेपन का अच्छा संतुलन था, और उनमें से काफी संख्या में तकनीकें किसी एक ओर झुकी हुई थीं। अकादमी ने तकनीकों को लचीलेपन के आधार पर वर्गीकृत किया, हालांकि उन्होंने तकनीकों को दक्षता के आधार पर क्रमबद्ध किया। आखिरकार तकनीकें डिजिटल रूप से संग्रहीत नहीं थीं, जहां उन्हें कई मापदंडों के आधार पर छांटना आसान होता। हालांकि ये निश्चित है कि वॉइड एल्गोरिदम अधिक कुशल तकनीकों की तुलना में अधिक लचीली तकनीकों के साथ बेहतर काम करता है। उसने मन ही मन बुदबुदाया। वॉइड एल्गोरिदम ब्रूस ली के लचीलेपन के दर्शन को मूर्त रूप देने का एक प्रयास था। यह उन तकनीकों के साथ अधिक अनुकूल था जो स्वाभाविक रूप से लचीली थीं, बजाय उन तकनीकों के जो अत्यंत कठोर थीं। क्या इसका मतलब ये था कि रूई उच्च दक्षता को भूलकर पूरी तरह से लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था? रूई ने सिर हिलाया। ऐसा करना मूर्खता होगी। ऐसे परिदृश्य भी थे जहां विशेषीकृत उच्च दक्षता वाली तकनीकें किसी भी संख्या में लचीली तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक काम पूरा कर सकती थीं। आदर्श रूप से मैं हर क्षेत्र, श्रेणी और युद्ध के स्वरूप में कई उच्च दक्षता वाली विशेषज्ञ तकनीकों के साथ लचीली तकनीकों की एक ठोस नींव चाहता हूं। यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। फिलहाल रूई के पास एक अधूरी नींव थी जिसमें सार से कहीं अधिक खामियां थीं। अपने आदर्श तक पहुंचने में उन्हें काफी समय लगेगा, खासकर इसलिए क्योंकि अकादमी द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली तकनीकों से अपने लक्ष्य को हासिल करना असंभव था। मतलब मुझे अपना लक्ष्य हासिल करने से पहले शायद बहुत सारे मिशन पूरे करने पड़ेंगे, रूई ने सोचा। रूई ने तकनीकों के अगले चरण को सीखने के बाद मिशन के लिए आवेदन करना शुरू करने का इरादा किया था। तब तक उसकी नींव इतनी मजबूत हो जाएगी कि अनुभवी और प्रतिभाशाली प्रशिक्षुओं के अलावा कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा, एक बार जब वह उन तकनीकों का पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाएगा। इसका कारण ये था कि उसकी सीखने की गति उसके साथियों की तुलना में कहीं अधिक थी, जबकि उसके साथियों को जितने दिन वे औषधि का सेवन करते थे, उतने ही दिनों तक आराम करना पड़ता था। वह उन दिनों को पागलों की तरह मेहनत करने में बिता सकता था। इसके अलावा उसकी रिकवरी भी उनसे कहीं अधिक तेज थी। निरंतर प्रशिक्षण ने उन्हें तकनीकों को सीखने में पूरी तरह से तल्लीन होने का अवसर दिया। इस निरंतर तल्लीनता ने उन्हें तकनीकों को तेजी से सीखने में सक्षम बनाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव मस्तिष्क कोई मशीन नहीं है जो पल भर में सीखने की चरम गति प्राप्त कर ले। पर्याप्त मानसिक ऊर्जा खर्च करने के बाद ही मस्तिष्क सीखने की गति के शिखर पर पहुंचता है। जो लोग 1 घंटा लगातार सीखते रहे, उन्होंने उन लोगों की तुलना में अधिक तेजी से सीखा जिन्होंने 30-30 मिनट के 2 सत्रों में लगातार सीखा, और जिन्होंने 10-10 मिनट के 6 सत्रों में लगातार सीखने वालों की तुलना में बेहतर सीखा। संचय मायने रखता था। एक ही काम पर बहुत अधिक समय बिताने की सलाह न देने का एकमात्र कारण थकान था, लेकिन औषधियों और रूई की महान सहनशीलता के साथ ये बात अब सच नहीं रही। वह इस लाभ का दुरुपयोग करने का इरादा रखता था। आखिरकार वह इस स्थिति में मिशन को पूरा करने को लेकर आश्वस्त नहीं था। थोड़ा और पैसा इकट्ठा करने के बाद मैं निश्चित रूप से और मिशन पूरे करने के लिए निकलूंगा। जैसे ही उसने यह विचार व्यक्त किया, वो पुस्तकालय पहुंच गया था। रूई जब अंदर आया तो वह तुरंत पुस्तकालय के रक्षा उन्मुख अनुभाग के कुश्ती प्रशिक्षण कक्ष की ओर चल पड़ा। उसका इरादा सबसे पहले कुश्ती और आमने सामने की लड़ाई में अपने कौशल को मजबूत करना था।
वहां अनेक प्रकार की तकनीकें थीं, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश निःशुल्क नहीं थीं। विभिन्न रूपों और सिद्धांतों के आधार पर फेंके और पलटे जाने वाले करतब, विभिन्न प्रकार के और अलग अलग तंत्रों पर आधारित ताले और पकड़, साथ ही कई तरह की टेकडाउन और रोलिंग तकनीकें भी शामिल हैं। उन पर सरसरी नजर डालने मात्र से ही उसके मन में लालच की तीव्र भावना जागृत हो गई। इसने लगभग उसकी निर्णय क्षमता को धूमिल कर दिया, लेकिन सौभाग्यवश अत्यधिक कीमत ने उसे अपने लालच पर अमल करने से रोक दिया। सबसे पहले मुझे एक ऐसी लचीली तकनीक चाहिए जिससे मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि फुल कॉन्टैक्ट ग्रैपलिंग में मुझे इतनी आसानी से हार न मिले। उसने मन ही मन बुदबुदाया। ग्रैपलिंग के मामले में यह मेरी रक्षात्मक नींव का काम करेगी। अगर कोई मुझ पर सफलतापूर्वक टेकडाउन कर भी ले तो मैं असहाय नहीं रहूंगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने एक विशेष पांडुलिपि को उठाया जिस पर उसकी नज़र काफी समय से टिकी हुई थी। अभी के लिए इतना काफी है। उसने सिर हिलाया। बदलती आकृति। यह एक रक्षात्मक ग्रैपलिंग तकनीक थी जिसका उद्देश्य सफल टेकडाउन और थ्रो को रोकना था। साथ ही यह उपयोगकर्ता को सामान्य पूर्ण संपर्क संघर्ष से अधिक प्रभावी ढंग से अलग होने और मुक्त होने में भी सक्षम बनाती थी। यदि सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ये रूई को गतिरोध पैदा करने और अंततः पूर्ण संपर्क ग्रैपल से मुक्त होने में मदद कर सकती थी, जबकि सरल आक्रामक ग्रैपलिंग तकनीकों के सफल होने की संभावना को भी काफी हद तक कम कर देती थी। इसमें टेकडाउन के प्रयासों और फेंकने पलटने की चालों को नाकाम करना शामिल था, जिसके लिए टेकडाउन थ्रो के कारण गुरुत्वाकर्षण केंद्र में होने वाले परिवर्तन का पता लगाना और अपने कोर और पैरों का उपयोग करके विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण केंद्र में होने वाले परिवर्तन को उलटकर उसे रद्द करना शामिल था। यह कोई बहुत ही शानदार तकनीक नहीं है, लेकिन हाथापाई के हमलों के खिलाफ यह एक अच्छा बचाव है। बेशक अधिकांश मूलभूत तकनीकों की तरह दक्षता और लचीलेपन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये कुल मिलाकर कुछ हद तक निम्न से मध्यम श्रेणी की तकनीक थी, लेकिन फिलहाल इससे काम चल जाएगा। एक बार निर्णय लेने के बाद वह उनमें से कुछ ऐसा खोजने के लिए आगे बढ़ता रहा जो उसके उद्देश्यों के अनुरूप हो। तभी उसकी नज़र किसी चीज पर पड़ी। बांधने वाली चाबुक। जवाबी हमले की तकनीक है ना। प्रति आक्रामक तकनीक एक ऐसी तकनीक थी जो प्रकृति में रक्षात्मक और आक्रामक दोनों थी। रूई ने सारांश के साथ साथ विस्तृत विवरण को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू किया। क्या ये शरीर को पकड़कर आने वाले हमलों को रोकने की तकनीक है? रूई ने मन ही मन सोचा। दिलचस्प। इस तकनीक में उपयोगकर्ता को आघात सहन करने के लिए इलास्टिक शिफ्ट के समान तरीके से वार के साथ हिलना पड़ता है, फिर दोनों हाथों और पैरों से अंग को पकड़ना होता है और चारों अंगों के साथ साथ कोर का उपयोग करके जोड़ों पर दबाव डालकर उन्हें विस्थापित करना होता है। रूई ने सीटी बजाए। यह तो वाकई बढ़िया तकनीक थी। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसने उन्हें प्रहार की प्रतियोगिता को हाथापाई की प्रतियोगिता में बदलने की अनुमति दी, जहां उन्हें एक जबरदस्त प्रारंभिक लाभ प्राप्त हुआ। हालांकि यह तकनीक भी अचूक नहीं थी और इसे पूरी तरह से आजमाना बेहद मुश्किल था, फिर भी यह काफी उपयोगी थी और प्रतिद्वंद्वी से निपटने के दौरान उसके दृष्टिकोण और विकल्पों को व्यापक बनाती थी। यहां तक कि अगर इससे प्रतिद्वंद्वी का संतुलन बिगड़ भी जाता तब भी हाथापाई की लड़ाई में उपयोगकर्ता को फायदा मिलता था। रक्षात्मक अनुभाग के कुश्ती विंग से 2 स्क्रॉल एकत्र करने के बाद वह अपनी कमजोर आक्रमण क्षमता को मजबूत करने के लिए कुछ खोजने के उद्देश्य से तेजी से पुस्तकालय के आक्रामक अनुभाग की ओर दौड़ पड़ा। मैं एक कुश्ती उन्मुख आक्रामक तकनीक और दूसरी प्रहार उन्मुख आक्रामक तकनीक अपनाऊंगा। रूई ने सोचा। केवल दबाव बनाना काफी नहीं था, उसे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे लड़ाई खत्म हो सके। एक ऐसी तकनीक जो लचीलेपन की बजाय दक्षता पर अधिक केंद्रित हो। रूई ने एक दिलचस्प तकनीक देखकर भौहें चढ़ा ली। प्रवाहमय कैनन। यह एक ऐसी तकनीक थी जो उपयोगकर्ता की प्रहार शक्ति को बढ़ाती थी, जिसमें उपयोगकर्ता गति का निर्माण करता था और लक्ष्य तक पहुंचने पर उस निर्मित गति को प्रहार शक्ति में परिवर्तित करता था, जिससे उपयोगकर्ता क्षण भर के लिए उस शक्ति से कहीं अधिक शक्ति से प्रहार कर सकता था जो वह सामान्य रूप से उत्पन्न करने में सक्षम होता। रूई की आंखें चमक उठी। यही वो तकनीक थी जिसकी उसे तलाश थी। वाइटल प्रेशर बेहद लचीली थी और किसी भी स्थिति में कारगर साबित हो सकती थी, लेकिन इससे उसकी प्रति प्रहार शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो सकती थी। दूसरी ओर फ्लोइंग कैनन में उतनी लचीलता नहीं थी, लेकिन अगर सही समय और स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये खेल का निर्णायक दांव साबित हो सकता था। ठीक है, यह आक्रमण उन्मुख प्रहार तकनीक के रूप में अच्छा काम करता है। रूई ने सोचा, अब कुश्ती में आक्रमण करने की तकनीक खोजने का समय है। इसमें उन्हें थोड़ा समय लगा। उन्होंने लगभग 1 घंटा तकनीकों को खंगालने में बिताया, ऐसी तकनीक की तलाश में जो उनके लिए सबसे अधिक फायदेमंद हो सके। जब तक कि मिराज डाइव।
यह एक प्रशिक्षु स्तर की टेकडाउन तकनीक थी। यह तकनीक दूर से शुरू होती थी, जिसमें उपयोगकर्ता लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता था और नज़दीकी मुकाबले की सीमा में पहुंचते ही ऊपरी शरीर पर टेकडाउन का झांसा देते हुए वास्तव में निचले शरीर पर टेकडाउन करता था। इस तकनीक में एक तेज झांसे का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को अपने बचाव को ऊपरी पेट तक उठाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे निचले शरीर में एक कमजोरी पैदा होती थी जिसका फायदा उठाकर सफलतापूर्वक टेकडाउन किया जा सकता था। यदि इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है तो ये या तो प्रतिद्वंद्वी को नॉकआउट कर देगा या कम से कम उपयोगकर्ता को बाद में होने वाली हाथापाई प्रतियोगिता में बहुत बड़ा फायदा दिलाएगा। रूई ने सिर हिलाया, यह उसके उद्देश्यों के लिए उपयुक्त था। यह एक और कम लचीली तकनीक थी, लेकिन इससे उसके विकल्पों और जीत के साधनों में काफी वृद्धि हुई। अगर वह इसका बुद्धिमानी से उपयोग करे तो यह एक निर्णायक चाल साबित हो सकती है। इससे वह अपने पहले से ही कमजोर और खोखले आक्रमण और रक्षात्मक रणनीति में विविधता लाने से संतुष्ट था। अब बस एक और तकनीक बाकी है, रूई ने मन ही मन सोचा। वह एक ऐसी पूरक तकनीक हासिल करना चाहता था जो उसकी युद्ध शैली के उन पहलुओं को बढ़ा सके जिन्हें अन्य तकनीकों ने अभी तक नहीं बढ़ाया था। शायद मुझे सहनशक्ति बढ़ाने वाली कोई तकनीक सीखनी चाहिए और मिलियाना से कुछ सीख लेनी चाहिए। रूई ने विकल्प पर विचार करते हुए धीरे से कहा। यह एक व्यावहारिक उपाय था। अपनी सहनशक्ति बढ़ाने से उसके कंधों से बोझ कम हो जाएगा और वह अधिक सफाई और सावधानी से समय लेकर लड़ सकेगा। क्या करें, वह सोचने लगा। रूई ने पहले ही 4 तकनीकें चुन ली थीं। एक आक्रामक, एक रक्षात्मक और एक जवाबी आक्रामक कुश्ती तकनीक और एक आक्रामक प्रहार तकनीक। उसने पहले ही 5 तकनीकें चुन ली थीं, इसलिए एक और तकनीक बाकी थी। वह एक ऐसी तकनीक पर विचार कर रहा था जो सहनशक्ति पर आधारित हो और यह निश्चित रूप से वॉयड एल्गोरिदम के साथ तालमेल बिठाएगी। आखिरकार वॉयड एल्गोरिदम तुरंत काम नहीं कर सकता, उसे समय चाहिए होता है। सहनशक्ति पर आधारित तकनीक होने से उसे वॉयड एल्गोरिदम को संचालित करने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, उसने सिर हिलाया। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षु पुस्तकालय के पूरक तकनीक अनुभाग में सहनशक्ति बढ़ाने वाली कई तकनीकें थीं। इनमें से अधिकांश विभिन्न सिद्धांतों और तंत्रों पर आधारित थीं, जो या तो सहनशक्ति बढ़ाने के लिए शरीर में संचित ऊर्जा की कुल मात्रा बढ़ाने पर केंद्रित थीं, या युद्ध के दौरान अनावश्यक गैर लड़ाई संबंधी ऊर्जा खपत को कम करने पर केंद्रित थीं। आधे घंटे की छानबीन के बाद उन्होंने 2 उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया। चक्करदार श्वास। यह तकनीक हार्मोनिक ब्रीदिंग का एक उन्नत प्रशिक्षु स्तर का संस्करण था। इसने न केवल सामान्य चयापचय कार्यों को बढ़ावा दिया, बल्कि ऊर्जा की खपत को भी हार्मोनिक ब्रीदिंग की तुलना में काफी कम कर दिया। हड्डी संतुलन। ये संतुलन पर आधारित एक तकनीक थी जिसमें उपयोगकर्ता मांसपेशियों की सहायता के बिना केवल अपने शरीर का वजन हड्डियों के नीचे रखकर सीधा खड़ा हो सकता था। इससे उपयोगकर्ता खड़े होने में लगने वाली ऊर्जा की बचत कर पाता था, जिससे लंबे समय में उसकी सहनशक्ति बढ़ती थी। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे देखकर रूई चौंक गया और उसे एक बार फिर याद दिलाया कि गया पृथ्वी से कितनी अलग थी, कि इस तरह की तकनीकें मौजूद थीं और व्यवहार्य और व्यावहारिक थीं। दोनों तकनीकों में लचीलापन और दक्षता का स्तर समान था। परिणामस्वरूप कठिनाई का स्तर भी समान था। दक्षता और लचीलेपन का योग जितना अधिक होगा, तकनीक की समग्र क्षमता उतनी ही अधिक होगी और इस प्रकार कठिनाई का स्तर भी उतना ही अधिक होगा। ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जो शक्तिशाली होने के साथ साथ सीखने में भी बेहद आसान हो। लेकिन उनके बीच इस समानता के बावजूद चुनाव स्पष्ट था, उत्तर स्पष्ट था। हेलिकल ब्रीदिंग हार्मोनिक ब्रीदिंग का ही एक विस्तार है, रूई ने धीरे से कहा। यह इस तकनीक का शुरुआती स्तर है। हार्मोनिक ब्रीदिंग कोई प्रारंभिक प्रशिक्षण नहीं था, बल्कि यह एक खोजपूर्ण तकनीक थी जिसे उन्होंने अन्वेषण चरण में रहते हुए ही निपुणता प्राप्त कर ली थी। हेलिकल ब्रीदिंग इसका एक प्रारंभिक स्तर का विस्तार था, जिसका अर्थ है कि वे संभवतः किसी अन्य तकनीक को शुरू से सीखने की तुलना में इसे अधिक तेजी से सीख लेंगे। ठीक है, तो बात यही खत्म होती है। उसने उन 5 तकनीकों को अपना लिया जिन्हें वह निपुणता प्राप्त करने के लिए चुनता था। इसके साथ ही वह कुल 10 तकनीकों में निपुणता प्राप्त कर लेगा। महत्वपूर्ण दबाव, लोचदार बदलाव, संतुलन दिशा, तीव्र किनारा, समानांतर चाल, बंधनकारी चाबुक, बहता हुआ कैनन, मृग तृष्णा गोता, बदलती हुई आकृति और सर्पिल श्वास। यह उनकी नींव का मूलभूत आधार बना। नहीं, पूरी तरह से नहीं, मेरे पास अभी भी युद्ध के सभी स्तरों के लिए तकनीकें नहीं हैं। हाथों हाथ की लड़ाई को और भी कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। लात मारने की लड़ाई, मुक्के मारने की लड़ाई, कोहनी मारने की लड़ाई और पूर्ण संपर्क वाली लड़ाई या हाथापाई।
इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की दूरी भले ही कुछ सेंटीमीटर ही हो, लेकिन वे एक दूसरे से काफी भिन्न थीं। फिर भी मेरे पास जो कुछ है उससे कम ये सुनिश्चित होता है कि मुझमें कहीं भी कोई कमजोरी नहीं है। आक्रमण की बात करें तो वाइटल प्रेशर उसे लगभग सभी रेंजों पर बहुमुखी प्रतिभा और लचीलापन देता था, लेकिन इसकी प्रभावशीलता कम थी। फ्लोइंग कैनन उसे अधिकांश स्ट्राइकिंग रेंजों पर आक्रमण के विकल्प देता था, हालांकि इसे इस्तेमाल करने से पहले दूरी से गति जमा करनी पड़ती थी। मिराज डाइव और बाइंडिंग लैश उसे फुल कॉन्टैक्ट रेंज पर आक्रमण और जवाबी आक्रमण के विकल्प देते थे। इस प्रकार अधिकांश मामलों में बुनियादी बातों को कवर किया गया था। उसकी रक्षात्मक क्षमता बेहतर थी, उसके पास इलास्टिक शिफ्ट और एक्यूट एज के साथ साथ प्रहारों से बचाव के लिए बाइंडिंग लैश भी था। वह आवश्यकतानुसार इनमें से एक या अधिक का उपयोग कर सकता था। उसके पास पूर्ण संपर्क ग्रैपलिंग आक्रमण के लिए शिफ्टिंग सिलुएट भी था। संतुलन, दिशा और समानांतर चाल से उसकी गतिशीलता और चलने फिरने की क्षमता में सुधार हुआ, लेकिन केवल यात्रा की गति में, इससे उसकी युद्ध गति में कोई वृद्धि नहीं हुई। भविष्य में वह इस कमी को दूर करने का लक्ष्य रखता था और हेलिकल ब्रीदिंग ने उनकी सहनशक्ति में सुधार किया, जिससे उन्हें धीमी गति से लड़ने और अपने विरोधियों के अनुकूल होने के लिए अधिक समय मिला। ठीक है, फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। उन्होंने प्रत्येक तकनीक की प्रतियां मंगवाई और तुरंत पूरक शाखा के प्रशिक्षु श्वसन तकनीक प्रशिक्षण केंद्र की ओर चल दिए। हेलिकल ब्रीदिंग तकनीक सीखना सबसे आसान था, इसमें कोई संदेह नहीं था। जितनी जल्दी वे इसे सीखकर अपनी सहनशक्ति बढ़ाएंगे, शेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उतने ही प्रभावी होंगे। उन्हें आश्चर्य इस बात का हुआ कि हार्मोनिक ब्रीदिंग तकनीक के विपरीत हेलिकल ब्रीदिंग तकनीक में प्रशिक्षण पद्धतियों में वास्तविक श्वसन प्रशिक्षण उपकरणों का उपयोग शामिल था। हार्मोनिक ब्रीदिंग तकनीक में आपको सांस लेने का समय अपने रक्त के स्पंदन के साथ मिलाना होता है, ताकि हवा की अधिकतम मात्रा आपके रक्त के संपर्क में आ सके, प्रशिक्षु पर्यवेक्षकों ने रूई को समझाया। हेलिकल ब्रीदिंग तकनीक में न केवल आपके रक्त के संपर्क में आने वाली हवा की मात्रा को अधिकतम करना शामिल है, बल्कि उस रक्त के संपर्क में आने वाली हवा की मात्रा को भी अधिकतम करना शामिल है। फेफड़ों द्वारा अंदर ली गई हवा रक्त में घुल मिल जाती है, जिससे रक्त की मात्रा और रक्त के संपर्क में आने वाली हवा की मात्रा अधिकतम हो जाती है। इससे शरीर की प्रत्येक कोशिका को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिससे उपयोगकर्ता कम प्रयास से उतनी ही शक्ति उत्पन्न कर पाता है और अंततः सहनशक्ति बढ़ जाती है। चूंकि आपने हार्मोनिक ब्रीदिंग में महारत हासिल कर ली है, इसलिए हम प्रशिक्षण के पहले चरण को छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह हार्मोनिक ब्रीदिंग का प्रशिक्षण है। मैं अगले चरण से शुरू करने की सलाह देता हूं, पर्यवेक्षक ने समझाया। समझ गया, रूई ने सिर हिलाया, क्योंकि उसने पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी। हम सबसे पहले आपकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ाएंगे और आपकी श्वसन शक्ति को मजबूत करेंगे। जी श्रीमान, पृथ्वी पर भी फेफड़ों की क्षमता और श्वसन शक्ति श्वसन के महत्वपूर्ण मापदंड थे। फेफड़ों की क्षमता से तात्पर्य यह था कि आपकी श्वासनलिक वायुमार्ग कितनी खुली है और आपके फेफड़े कितनी अच्छी तरह फैल सकते हैं। श्वसन शक्ति डायाफ्राम पर निर्भर करती थी, जो सांस लेने के लिए जिम्मेदार एकमात्र मांसपेशी है। ये फेफड़ों में हवा खींचने के लिए फैलती है और फेफड़ों से हवा बाहर निकालने के लिए सिकुड़ती है। इन दोनों में सुधार करने से हार्मोनिक ब्रीदिंग तकनीक में अपने आप में काफी सुधार आएगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हेलिकल तकनीक एक प्रशिक्षु स्तर की तकनीक थी, यानी कठिनाई के लिहाज से इसे केवल प्रशिक्षु और उससे ऊपर के स्तर के लोग ही सीख सकते थे। बाद के चरणों में सांस लेने के ऐसे तरीके शामिल थे जिनसे रक्त के संपर्क में आने वाली हवा की मात्रा और भी बढ़ जाती थी। इसका अंतिम परिणाम एक ऐसी सांस लेने की तकनीक थी जिससे कहीं अधिक शक्ति और सहनशक्ति प्राप्त होती थी। एक प्रशिक्षु स्तर की तकनीक की यही खूबी थी। इन अभ्यासों में डायाफ्राम को मजबूत करना शामिल था, ठीक उसी तरह जैसे शरीर के बाकी हिस्सों का व्यायाम किया जाता था। मांसपेशियों को आमतौर पर प्रतिरोध, आमतौर पर भार के विरुद्ध फैलाकर और सिकुड़कर प्रशिक्षित और मजबूत किया जाता था। व्यक्ति शरीर के विभिन्न मांसपेशी समूहों को फैलाकर और सिकुड़कर भार को स्थानांतरित करता था, जिससे वे समय के साथ मजबूत होते जाते थे। इस मामले में डायाफ्राम भी अलग नहीं था। रूई सांस लेने में काफी समय एक ऐसे उपकरण के जरिए सांस लेने और छोड़ने में बिताता था जो सांस लेने में गंभीर रूप से बाधा डालता था। इसका मतलब यह था कि अगर उपयोगकर्ता को सामान्य रूप से सांस लेनी थी तो उसे अपने डायाफ्राम को उसकी चरम सीमा तक धकेलना पड़ता था। इस अभ्यास के दौरान रूई हौंफने और सांस लेने में तकलीफ होने लगी और अपने दूसरे जीवन में पहली बार उसे किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम से नफरत होने लगी। अब तक उसने सभी अलग अलग प्रशिक्षण सत्रों को सहजता से लिया था, भले ही वे उसके लिए कठिन और नए थे। उसे वास्तव में किसी तकनीक में अपनी दक्षता को बेहतर से बेहतर होते देखने का आनंद मिलता था। यह एक व्यसनीय एहसास था।
लेकिन ये प्रशिक्षण वास्तव में अप्रिय था और इसका कारण सरल था। सांस लेने में हो रही ये तकलीफ ठीक वैसी ही है जैसी मुझे धरती पर रहते हुए अस्थमा के दौरे पड़ते थे। वह हौंफने और घरघराहट करने लगा। वे पल उनके जीवन के सबसे बुरे पल थे और अब उन्हें लगातार घंटों तक उन्हें झेलना पड़ रहा था। फिर भी उन्हें एहसास हुआ कि यह प्रशिक्षण अंततः उनकी सांस लेने की क्षमता और सहन शक्ति में सुधार करेगा, इसलिए उन्होंने इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया और पूरी लगन से प्रशिक्षण के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अपना काम खत्म करते ही उसने जल्दी से सुपरवाइजर को अलविदा कहा और जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकल गया। मैं इस तकनीक में महारत हासिल करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं ताकि मुझे अपने जीवन में फिर कभी वह प्रशिक्षण न करना पड़े। फिर भी उस प्रशिक्षण ने सामान्य रूप से सांस लेना एक विलासिता जैसा बना दिया, जिससे उसे उन चीजों की कद्र करना सिखाया जिन्हें वह अपने दूसरे जीवन में स्वाभाविक रूप से लेता था। उसने ऐसे विचारों को मन से झटकते हुए सिर हिलाया और फिर 5 नई तकनीकों में से अगली तकनीक सीखने के लिए अगले प्रशिक्षण केंद्र की ओर चल पड़ा। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह आगे कौन सी तकनीक सीखना चाहता है। मुझे मिराज डाइव के बारे में काफी जिज्ञासा है। यह आक्रामक ग्रैपलिंग तकनीक थी जिसे उसने सीखने का फैसला किया था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसमें उपयोगकर्ता ऊपरी टेकडाउन का झांसा देता था और फिर उस झांसे से बने अवसर का फायदा उठाकर निचले टेकडाउन का प्रयास करता था। यह उन उपायों में से एक था जो उन्होंने अपनी आक्रमण क्षमता को बेहतर बनाने और युद्ध में अपने आक्रमण विकल्पों का विस्तार करने के लिए उठाए थे। उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि इस और इसी तरह की अन्य तकनीकों के लिए बनी यह सुविधा अन्य सुविधाओं से कितनी अलग थी। वैसे भी ये पहली बार था जब वे किसी प्रशिक्षु स्तर के कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र में गए थे। आखिरकार उन्होंने इससे पहले कभी कोई प्रशिक्षु स्तर की तकनीक नहीं सीखी थी। प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण उन अन्य प्रशिक्षण केंद्रों से काफी अलग थे जहां उन्होंने पहले प्रशिक्षण लिया था। मिराज डाइव, पर्यवेक्षक ने सोचा। ठीक है, कोई बात नहीं। उसने सिर हिलाया। मिराज डाइव एक तकनीक के रूप में 3 अलग अलग चरणों में विभाजित की जा सकती है: झांसा देना, संक्रमण और वास्तविक टेकडाउन। इस तकनीक के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक चरण पर अलग अलग और फिर सभी पर एक साथ काम करना शामिल है। रूई ने ध्यान से सुनते हुए सिर हिलाया। इस तकनीक का सबसे कठिन हिस्सा झांसा देना है। असली टेकडाउन के लिए एक वास्तविक अवसर और मौका बनाने के लिए झांसा विश्वसनीय होना चाहिए। एक साधारण नकली हरकत से काम नहीं चलेगा, बच्चे। मैंने झांसा देने के लिए अनुशंसित प्रशिक्षण कार्यक्रम का पालन किया, ये थोड़ा अजीब है। पर्यवेक्षक ने सिर हिलाया। इस चाल के प्रशिक्षण में आपको एक बॉडीसूट से जोड़ा जाता है जिसे हम अपनी इच्छानुसार कभी भी फ्रीज कर सकते हैं। इसका कपड़ा और संरचना कई अलग अलग प्रकार के रहस्यमय पशु और वनस्पति पदार्थों से बनी है और यह अजीब सिद्धांतों पर काम करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको तब तक परफेक्ट अपर टेकडाउन का अभ्यास करवाएंगे जब तक आप इसकी सही मुद्रा और दिशा में महारत हासिल नहीं कर लेते। फिर हम आपको सूट पहनाकर अपर टेकडाउन करने के लिए कहेंगे, लेकिन इस बार हम टेकडाउन के बीच में ही सूट को फ्रीज कर देंगे। हम इसे बार बार दोहराएंगे। इससे आपके शरीर को यह समझने में मदद मिलेगी कि परफेक्ट अपर टेकडाउन चाल कैसी दिखती है और शारीरिक रूप से कैसी महसूस होती है। परफेक्ट अपर टेकडाउन चाल एक अधूरा असली अपर टेकडाउन है, एक असली अपर टेकडाउन जिसे आधा आकार दिया गया है। इस तरह कोई भी आसानी से यह नहीं बता सकता कि यह नकली है। रूई ने सिर हिलाया। ऐसा करने से उसके शरीर को छल कपट के समय और उसकी दिशा का अभ्यास हो जाएगा। मिराज डाइव एक ऐसी तकनीक थी जिसका छल कपट का समय और दिशा असली छल कपट से बिल्कुल मेल खाता था। यही बात इसे प्रभावी बनाती थी, यही बात इसे प्रशिक्षु स्तर की तकनीक बनाती थी। इसकी अत्यधिक विश्वसनीयता के कारण उसके लक्ष्य अवचेतन रूप से अपने बचाव को ऊपर उठाकर हमले को रोकने के लिए मजबूर हो जाते थे, जिससे उपयोगकर्ता को एक बड़ा अवसर मिल जाता था जिसका फायदा उठाकर वह उसे नीचे गिरा सकता था। लेकिन छल कपट की गुणवत्ता ही इसे प्रशिक्षु स्तर की तकनीक बनाती थी और यही बात इसे एक निर्णायक वार बनाती थी। इसके अलावा इस तकनीक का एक दूसरा पहलू भी था। अगर कोई इस तकनीक से अच्छी तरह वाकिफ हो और ऊपरी टेकडाउन के झांसे का अनुमान लगाकर निचले टेकडाउन की तैयारी कर ले, तो रूई आसानी से ऊपरी टेकडाउन के झांसे को एक वास्तविक टेकडाउन में बदल सकता था। मिराज डाइव तकनीक में ऊपरी टेकडाउन और ऊपरी टेकडाउन झांसा आधे रास्ते तक बिल्कुल एक जैसे थे। इसका मतलब यह है कि रूई चाहे तो झांसा दे सकता था या फिर सीधे टेकडाउन कर सकता था। झांसा देने और टेकडाउन करने में कोई अंतर नहीं था, इसलिए रूई अपने प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रिया के अनुसार दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकता था। वह अपने प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रिया और जवाब के अनुसार खुद को ढाल सकता था।
इस तकनीक को चुनने का एक कारण ये भी था कि हालांकि इसके केवल 2 संभावित अनुप्रयोग थे, लेकिन इस तथ्य के कारण कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी का विश्लेषण करने के बाद चुनाव करने की क्षमता रखता था, इसमें 2 संभावनाओं वाली तकनीक की तुलना में अधिक लचीलापन था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पर्यवेक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार जब आप इस तकनीक में पूरी तरह महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपका छल इतना कारगर हो जाता है कि आपके प्रतिद्वंदी को भ्रम दिखाई देता है। मिराज डाइव के प्रशिक्षण कार्यक्रम उसके लिए बिल्कुल नए और अपरिचित थे। इससे पहले उसने जितने भी प्रशिक्षण लिए थे, उनमें से लगभग सभी में कुछ तत्व पृथ्वी पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण से मिलते जुलते थे, लेकिन मिराज डाइव तकनीक के छल कपट वाले दांव पेच का प्रशिक्षण पूरी तरह से अलग था। वह उस सामान्य प्रशिक्षु से भिन्न नहीं था जो पहली बार इस तकनीक को सीख रहा हो। पृथ्वी पर छल कपट उपयोगी और प्रभावी थे, लेकिन उनका प्रशिक्षण केवल दोहराव और अभ्यास से अधिक कुछ नहीं था। जिस बात ने उन्हें वास्तव में आश्चर्यचकित किया, वह ये थी कि पर्यवेक्षक ने इस बात पर जोर दिया कि सही तरीके से किया गया ये छल लक्ष्य के मन में भ्रम पैदा कर सकता है। रूई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, एक छल तकनीक इस तरह का भ्रम कैसे पैदा कर सकती है? शायद इसलिए क्योंकि यह चाल बहुत ही विश्वसनीय थी। सुपरवाइजर ने अपना सिर खुजाया। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखा सकता हूं। रूई को जिज्ञासा हुई। वह जानता था कि किसी प्रशिक्षण केंद्र के पर्यवेक्षकों ने उस प्रशिक्षण केंद्र की सभी तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी, जिसकी देखरेख का जिम्मा उन्हें सौंपा गया था, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। जरूर, उसने सिर हिलाया। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। पर्यवेक्षक ने सिर हिलाया, उनके बीच कुछ दूरी बनाए और कुश्ती की एक मानक मुद्रा अपनाए। रूई ने भी बदले में उसकी नकल की। पर्यवेक्षक ने हमला किया और रूई के ऊपरी पेट की ओर झपटा, और निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। रूई द्वारा उसे रोकने की कोशिश करते ही वह हमला नाकाम हो गया। सुपरवाइजर ने अपर टेकडाउन नहीं किया था, लेकिन किसी तरह रूई ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। देखा, सुपरवाइजर मुस्कुराया। प्रशिक्षण शुरू करने से पहले रूई ने उनसे कुछ और प्रदर्शन दिखाने का अनुरोध किया था। पृथ्वी पर मायाजाल की तकनीकें असल में प्रचलित नहीं थीं, और ऐसी तकनीक का प्रत्यक्ष अनुभव करना एक अविश्वसनीय अनुभव था। उन्हें जल्द ही इस तकनीक की प्रभावशीलता का भी पता चल गया। हालांकि वे जानते थे कि यह एक छल था, फिर भी वे सचमुच उस भ्रम में फंस गए थे। इससे एक बड़ा अवसर पैदा हो गया था जिसका फायदा उठाकर पर्यवेक्षक आसानी से एक शक्तिशाली वास्तविक प्रहार कर सकते थे। रूई को इस तकनीक के बारे में जितना अधिक पता चलता गया, वह उतना ही इससे प्रभावित होता गया। उसे मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था कि यह एक मुफ्त तकनीक है। उसने तुरंत प्रशिक्षण शुरू कर दिया। प्रशिक्षण के पहले चरण में छल कपट का अभ्यास शामिल था, और उसने वह काला बॉडीसूट पहन लिया जिसके बारे में सुपरवाइजर ने उसे बताया था। यह आश्चर्यजनक रूप से आसानी से खींच रहा था, जिससे रूई को मार्शल आर्ट प्रवेश परीक्षा के दूसरे दौर में आवेदकों को पहनने के लिए आवश्यक सूट की याद आ गई। तैयार हो, अपनी जगह पर आ जाओ, पर्यवेक्षक ने क्रिस्टल जैसी दिखने वाली किसी वस्तु से खेलते हुए निर्देश दिया। मैं सही समय पर सूट को जमा दूंगा ताकि तुम सही समय को शारीरिक रूप से महसूस कर सको। यही वो बात थी जिसने रूई को उलझन में डाल दिया। आखिर वो सूट को दूर से कैसे नियंत्रित करेगा? क्या ऐसी कोई तकनीक मौजूद है? क्या तकनीक के जरिए दूर से संवाद करना भी संभव है? रूई ने क्रिस्टल को संदेह भरी नजरों से देखा। वो क्रिस्टल शायद रहस्यमय पदार्थ था जिसमें विचित्र और अनोखे प्रभाव थे, जो उसे किसी न किसी रूप में संकेत भेजने की अनुमति देते थे, जिससे सूट में कोई तंत्र सक्रिय हो जाता था और वह जम जाता था। ध्यान रहे कि आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र संतुलित रहे, नहीं तो जब मैं फ्रीज को सक्रिय करूंगा तो आप असंतुलित होकर गिर जाएंगे। पर्यवेक्षक ने सलाह दी। कर दूंगा, रूई ने पुष्टि की। ठीक है, बस सामान्य अपर टेकडाउन करो जो तुमने अपनी फाउंडेशन तकनीक में सीखा था। आखिरकार यह उसी तकनीक पर आधारित है। रूई ने सिर हिलाया, फिर अपने सामने रखे कुश्ती के पुतले पर नजर डाली। उसने आगे बढ़कर उसके पेट के ऊपरी हिस्से पर वार किया, और फिर अचानक रुक गया। क्या आपको वो महसूस हुआ? वो खास क्षण, वो खास पल जब शरीर का वजन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ। वही सही समय है। आपको अपने शरीर के साथ इस तालमेल को याद रखना होगा, नहीं तो आप इसे कभी ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये स्थिर अवस्था सिर्फ इसलिए जरूरी है ताकि आपको तकनीक के सही समय और क्रियान्वयन के लिए एक संदर्भ मिल सके। एक बार ये हो जाने पर बार बार नकली चाल चलने से आप इसमें बेहतर होते जाएंगे, और मैंने आपको जो समय दिखाया है उससे मिलाने की कोशिश करते रहेंगे। सुपरवाइजर ने समझाया। रूई ने सिर हिलाया। मुझे अभी तक समय और स्थान पूरी तरह से याद नहीं हुए हैं।
लेकिन इस प्रशिक्षण से निश्चित रूप से मदद मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे सिर्फ आपको देखकर और खुद अभ्यास करना होता तो मैं इसे समझ पाता। इसीलिए तो अकादमी है। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं। आपको इस पैतरे को कई बार दोहराना होगा ताकि आप बदलाव के समय और स्थान को पूरी तरह से याद कर सकें। रूई मान गया और उसने प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया। हर बार जब उसने सही तरीके से अपर टेकडाउन किया तो सुपरवाइजर ने उसे ठीक उसी क्षण रोक दिया जब रूई को असली लोअर टेकडाउन की ओर बढ़ना था। इस प्रशिक्षण का सबसे अच्छा पहलू ये था कि पर्यवेक्षक कितनी सरलता से रूई को सीधे सीधे बता सकता था कि कब रुकना है। इस अनोखी तकनीक के बिना रूई को यह समझने में ही बहुत अधिक समय लग जाता कि सबसे उपयुक्त समय कब है। लेकिन इस प्रशिक्षण ने उन्हें लंबे और उबाऊ प्रशिक्षण से बचने में मदद की। इसीलिए अकादमी इतनी प्रसिद्ध थी। उन्हें सचमुच यह एहसास हो गया था कि अकादमी मार्शल आर्ट और मार्शल आर्टिस्टों के लिए कितना कुछ करती है। प्रशिक्षण 1 घंटे तक चला जब तक कि पर्यवेक्षक ने इसे रोक नहीं दिया। अपना सारा समय सिर्फ इसी चरण में लगाने का कोई फायदा नहीं है, उन्होंने समझाया। बेहतर होगा कि आप ट्रांजिशन के समय और स्थान को समझने के बाद ही झांसा देने का अभ्यास करें। आप निश्चित रूप से असफल होंगे। लेकिन अगले प्रशिक्षण सत्र में हम आपको 1 घंटे के लिए फिर से बॉडी सूट पहनाएंगे और फिर उस घंटे के बाद आपको इसे दोहराने का प्रयास करने को कहेंगे। हम तब तक बार बार अभ्यास करते रहेंगे जब तक आप झांसा देने में पूरी तरह से माहिर नहीं हो जाते। रूई ने सिर हिलाया। ये बात बिल्कुल तर्कसंगत थी। शायद बेहतर यही होगा कि उसके द्वारा किए गए अनुमानित समय और बॉडी सूट पहनने के दौरान सुपरवाइजर द्वारा बताए गए सटीक समय की तुलना साथ साथ की जाए। इस तरह वह लगातार यह समझ सकता था कि वह हर बार कितनी प्रगति कर चुका है और समय के साथ उसकी सटीकता में कितनी वृद्धि हो रही है। ये ऐसी चीजें हैं जो वह अन्यथा बिल्कुल भी नहीं कर पाता। उनकी आश्चर्यजनक रूप से तेज वृद्धि को देखते हुए उन्हें संदेह था कि वे इस तकनीक में अपेक्षा से कहीं अधिक जल्दी महारत हासिल कर लेंगे। रूई ने छल कपट का अभ्यास करने में काफी समय बिताया। दुर्भाग्य से उसने उतनी प्रगति नहीं की जितनी उसने उम्मीद की थी। ये तो अपेक्षित ही था। आमतौर पर इस तकनीक में पूरी तरह महारत हासिल करने में काफी समय लगता है, पर्यवेक्षक ने आश्वस्त किया। रूई का प्रशिक्षण सत्र समाप्त होने के बाद उसने मिराज डाइव तकनीक पर विचार करने से पहले कई कायाकल्प औषधि का सेवन किया और फिर बाहर निकल गया। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो तब सबसे प्रभावी होती है जब लक्ष्य को इसकी जानकारी न हो। रूई ने सोचा, फिर भी अगर इसका चतुराई से इस्तेमाल किया जाए तो ये तब भी प्रभावी हो सकती है जब इसके बारे में पता हो। वास्तव में अगर मेरा प्रतिद्वंद्वी इससे अवगत और सतर्क है तो मैं उनकी सतर्कता का फायदा उठाकर उनके खिलाफ जाल बिछा सकता हूं। कुल मिलाकर रूई इस तकनीक से काफी संतुष्ट था। इसने उसके आक्रमण और कुश्ती के विकल्पों को मजबूत करने के अपने उद्देश्य को बखूबी पूरा किया, जो उसकी शुरुआती उम्मीदों से कहीं बेहतर था। ठीक है, अब मुझे बाकी तकनीकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जांच करने के लिए निकलना चाहिए जिन्हें मैंने चुना है। उसने अनुमान लगाया। शेष तकनीकों में शिफ्टिंग सिलुएट, बाइंडिंग लैश और फ्लोइंग कैनन शामिल थीं। इसके बाद जिस तकनीक में उनकी सबसे अधिक रुचि थी वह थी फ्लोइंग कैनन। ये क्षमता उन्हें अधिक शक्तिशाली प्रहार विकल्प प्रदान करेगी जिससे उनके आक्रमण की शक्ति में वृद्धि होगी। साथ ही इससे उन्हें एक फिनिश भी मिलेगा जिसकी कमी उन्हें केवल वाइटल प्रेशर से ही खल रही थी। अगर मुझे ये तकनीकें पता होती तो मुझे मिलियाना से उस तरह निपटना नहीं पड़ता जैसा मुझे पड़ा। मिलियाना के खिलाफ उनकी रणनीति खोजना या उसे लागू करना आसान नहीं था। अगर उन्हें ये तकनीकें पता होती तो वे एक बेहतर और कम जोखिम भरी रणनीति अपना सकते थे। वह आक्रामक प्रहार तकनीक प्रशिक्षण केंद्र की ओर चल पड़ा। यह उसके लिए अधिक परिचित वातावरण था। फ्लोइंग कैनन वाकई एक अच्छा विकल्प है, आप सही जगह आए हैं। सुपरवाइजर ने सिर हिलाया और अपनी नजर रूई की ओर घुमाई। ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। रूई ने सहमति में सिर हिलाया। जी मैम, मुझे लगता है कि आपने फ्लोइंग कैनन तकनीक के पीछे के सिद्धांत और कार्यप्रणाली को पढ़ और समझ लिया है। मेरे पास है। ठीक है, मुझे इसे अपने शब्दों में समझाओ। फ्लोइंग कैनन तकनीक में उपयोगकर्ता को गति बढ़ाकर ऊर्जा और संचलन शक्ति का संचय करना होता है। लक्ष्य के पास पहुंचने पर उपयोगकर्ता इस संचित ऊर्जा और संचलन शक्ति को प्रहार शक्ति में परिवर्तित कर देता है, जिससे वह अपनी सामान्य शारीरिक सीमाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रहार करता है। इस तकनीक की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उपयोगकर्ता इसमें कितना निपुण है और तकनीक का उपयोग करने से पहले उसने कितनी ऊर्जा और संचलन का संचय किया है। पर्यवेक्षक ने सिर हिलाकर सहमति दी। अच्छा स्पष्टीकरण।
प्रशिक्षण व्यवस्थाओं और कार्यप्रणालियों के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक प्रदर्शन दिखाऊंगा। आइए। वह उसे एक बड़े पंचिंग बैग के पास ले गई, जो उसने अब तक देखे किसी भी बैग से बड़ा था। उसने सिर हिलाया और फिर बैग से 3 मीटर की दूरी पर खड़ी हो गई। अधिक प्रभाव डालने के लिए मैं और पीछे जा सकता था, लेकिन प्रभावशीलता दिखाने के लिए इतना काफी होना चाहिए। उसने दोनों हाथों को मुट्ठी में बंद करके और अपने लक्ष्य की ओर इशारा करते हुए एक चौड़ा रुख अपनाया। फू। उसने हमला करने से पहले गहरी सांस छोड़ी। बैम। ये देखकर रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। प्रहार वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। बड़े पंच ने 90 डिग्री से भी अधिक का चक्कर लगाया और लगभग एक पूर्ण 81 डिग्री का चक्कर लगा लिया। यह ऐसा दिखता है, उसने एक हाथ से झूलते हुए पंचिंग बैग को रोकते हुए समझाया। बाल बाल बच गई। अगर और जोर से मारती तो शायद तोड़ देती। उसने बैग की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। इस हमले की शक्ति फेई के हथेली के हमलों में से एक के समान थी, लेकिन इस तकनीक की सबसे बड़ी कमी ये थी कि हर बार इसका उपयोग करने के लिए गति और ऊर्जा का संचय करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, जबकि फेई आउटर कन्वर्जेंस की बदौलत इस स्तर के हमलों को लगातार दोहरा सकती थी। ये तो वाकई प्रभावशाली है, रूई ने ईमानदारी से कहा। इससे आपको हर बार अपने प्रतिद्वंदी पर जोरदार प्रहार करने में मदद मिलेगी जब भी वह आप दोनों के बीच थोड़ी दूरी बनाएगा, उसने समझाया। ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो हम प्रशिक्षण पद्धतियों से शुरुआत कर सकते हैं। रूई ने सिर हिलाया। जरूर कीजिए। ये तकनीक अपेक्षाकृत सरल है। गति बनाने के लिए बस दौड़ना ही काफी है, इसलिए इसके लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ प्रशिक्षु स्तर की पैंतरेबाजी तकनीकों का उपयोग करके और अधिक गति और ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे फ्लोइंग कैनन स्ट्राइक अधिक शक्तिशाली बन जाता है। उन्होंने समझाया। जिस चीज के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वह है उस सारी गति और ऊर्जा को प्रहार में परिवर्तित करना। रूई ने सिर हिलाया। वह उसकी बातों में मग्न थी। गति को प्रहार शक्ति में परिवर्तित करना सीखने का कोई निश्चित और सटीक तरीका नहीं है, यह अभ्यास से ही बेहतर होता जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तकनीक के विवरण में किसी भी उपकरण के साथ प्रशिक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमने इस तकनीक में सहायता करने वाला कोई प्रशिक्षण उपकरण या तकनीक विकसित नहीं की है। कुछ निर्देश हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, उन्होंने आगे कहा। सबसे पहले आपको किसी के पास पहुंचने से पहले अपनी गति धीमी करने की सहज प्रवृत्ति से छुटकारा पाना होगा। यह एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। आखिर कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति से टकराकर खुद को और अपने शिकार को चोट पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन इस मामले में ये प्रवृत्ति हानिकारक है। गति धीमी करने से केवल जान जाएगी और आपने जो शक्ति अर्जित की है वह व्यर्थ हो जाएगी। रूई ने सिर हिलाया। ये बात समझ में आ रही थी। गति पर निर्भर तकनीक का उपयोग करते समय गति को खत्म करने का कोई मतलब नहीं था। पहला कदम यह है कि जब आप अपने प्रतिद्वंदी पर प्रहार करने वाले हो तो अपने पैरों से गति धीमी न करें। दूसरा कदम यह है कि अपने प्रतिद्वंदी पर प्रहार करके उसकी गति धीमी करें। रूई को उसकी बात समझ आ गई। भौतिकी की पृष्ठभूमि रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह अपेक्षाकृत सरल मामला था। जब कोई व्यक्ति दीवार से कूदकर अपने पैरों पर उतरता है तो उतरते समय जमीन पर बल लगाकर वह अपनी गति को शून्य कर लेता है। यही मूलतः फ्लोइंग कैनन का सिद्धांत है। आप बहुत तेजी से चलना शुरू करते हैं, फिर जब आप अपने प्रतिद्वंदी तक पहुंचते हैं तो आप उस पर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और धीरे धीरे गति कम कर लेते हैं। ऐसा करके आप अपनी सारी गति को प्रहार शक्ति में बदल देते हैं, जिसका सामना आपके प्रतिद्वंदी को करना पड़ता है। जिस प्रकार ऊंची दीवारों से कूदने पर जमीन पर गिरने पर अधिक जोरदार प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने प्रतिद्वंदी पर पूरी ताकत से प्रहार करके रुकने पर भी अधिक जोरदार प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार फ्लोइंग कैनन उपयोगकर्ता को थोड़े समय के लिए अपनी सीमाओं को पार करने की अनुमति देता है। आप भ्रमित नहीं लग रहे हैं, पर्यवेक्षक ने टिप्पणी की। आमतौर पर मुझे तकनीक सीखने वालों को ये बात समझानी पड़ती है। क्या छात्रों को तकनीकों के पीछे की कार्यप्रणाली और सिद्धांतों के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी भी है? रूई ने हंसते हुए कहा। आमतौर पर नहीं, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन यह जरूरी है। अपनी तकनीकों के काम करने के तरीके को जानना उनका सही इस्तेमाल करने के लिए बेहद जरूरी है। कई स्थितियों में किसी खास तकनीक का इस्तेमाल करना उस स्थिति में सही जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि वह सही नहीं बैठती, लेकिन जब तक आप अपनी तकनीकों को गहराई से नहीं समझ लेते तब तक आपको इसका कारण पता नहीं चलेगा। रूई ने सिर हिलाया। तकनीकें औजारों की तरह होती हैं, उनका उपयोग उनकी गुणवत्ता और कार्यक्षमता जितना ही महत्वपूर्ण होता है।
यहाँ तक कि सबसे बेहतरीन औजार भी उस व्यक्ति के हाथों में बेकार होते हैं जो उन्हें इस्तेमाल करना नहीं जानता। ठीक है, अब जब मैंने तकनीक को और अच्छे से समझा दिया है, तो चलिए प्रशिक्षण शुरू करते हैं। रूई ने सिर हिलाया। जैसा कि आप जानते ही होंगे अगर आपने स्क्रॉल पढ़ लिया है, इस तकनीक का प्रशिक्षण बेहद सरल है। आपको बस तब तक अभ्यास करते रहना है जब तक आप इसे अच्छी तरह समझ न लें। शुरुआत में 3 मीटर की दूरी से पंचिंग बैग पर इस तकनीक का अभ्यास करें। चूंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि रनअप के लिए किसी भी शुरुआती स्तर की तकनीक का इस्तेमाल न करें। साथ ही शुरुआत में एक सरल और आसान हमला करें। जब आप इसे अच्छी तरह समझ लें तो आप अधिक जटिल हमले कर सकते हैं। रूई ने सिर हिलाया। तो मैं सीधे मुक्के से शुरुआत करूंगा। सीधे पंच को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए गति का उपयोग करना वास्तव में कराटे की एक लोकप्रिय तकनीक थी जिसका इस्तेमाल अक्सर एमएमए में किया जाता था। इसे ब्लिट्ज पंच के नाम से जाना जाता था। हालांकि फ्लोइंग कैनन केवल पंच तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसकी प्रभावशीलता एमएमए में इस्तेमाल होने वाली ब्लिट्ज पंच तकनीक से कहीं अधिक थी। यही कारण था कि यह एक प्रशिक्षु स्तर की तकनीक थी। रूई ने अगले कुछ घंटे उसी करतब को बार बार दोहराते हुए बिताए। हमले की शुरुआत में ही वार करना बेहतर है, जितना कि आमतौर पर किया जाता है। उसने कहा, आमतौर पर आप मुक्का तब मारते हैं जब आप अपनी बांह पूरी तरह फैला चुके होते हैं, या अधिकतम शक्ति के लिए उससे थोड़ा पहले, लेकिन इस मामले में उससे थोड़ा पहले मुक्का मारने से प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा, जिससे आपको अपनी पूरी गति को प्रहार शक्ति में बदलने के लिए अधिक समय और दूरी मिलेगी। रूई ने सिर हिलाया और तुरंत ही उसकी ब्लिट्ज पंच फ्लोइंग कैनन तकनीक और भी अधिक शक्तिशाली होती चली गई। मुझे इसमें महारत हासिल करने में कितना समय लगेगा? उसने अपना प्रशिक्षण सत्र समाप्त करने का निर्णय लेने के बाद पूछा। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, यह उन तकनीकों में से एक है जिनमें आप लगातार बेहतर होते जाते हैं। कुछ अन्य तकनीकों की तरह इस तकनीक में महारत हासिल करने की कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं है। उसने आगे कहा, फिर भी एक बार जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आप अपनी गति को आसानी से प्रहार शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको आगे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। फ्लोइंग कैनन के साथ उनका प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उन्होंने सीखी हुई शेष तकनीकों की ओर रुख किया। शिफ्टिंग सिलुएट और बाइंडिंग लैश। ये दो शेष तकनीकें ग्रैपलिंग पर आधारित थीं जिन्हें रूई ने अपनी नींव को मजबूत करने के लिए सीखने का निर्णय लिया था। शिफ्टिंग सिलुएट उसकी नवीनतम तकनीकों में सबसे कम दिखावटी तकनीक थी। ये पूरी तरह से रक्षात्मक थी, जिससे वह ग्रैपलिंग हमलों का सामना कर पाता था और उनसे बच निकलता था। बाइंडिंग लैश एक और तकनीक थी जिसमें लचीलापन कम था लेकिन दक्षता अच्छी थी, जिससे वह आने वाले हमलों को पकड़ सकता था और उन्हें अपने पूरे शरीर से जकड़ सकता था, जिससे वह संबंधित जोड़ों को विस्थापित कर सकता था या कम से कम हाथापाई की लड़ाई में एक बड़ा लाभ प्राप्त कर सकता था। मिराज डाइव के साथ साथ इन दो तकनीकों ने उन्हें अपनी ग्रैपलिंग रणनीतियों में काफी आत्मविश्वास दिया। रक्षा के लिए शिफ्टिंग सिलुएट, आक्रमण के लिए मिराज डाइव और जवाबी आक्रमण के लिए बाइंडिंग लैश। इसके अलावा शेष दो तकनीकों के प्रशिक्षण की पद्धतियां पिछली तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक सरल थीं। एक तो वे पृथ्वी पर जूडो, ब्राजीलियाई जियू-जित्सु और सांबो जैसी मार्शल आर्ट में पाए जाने वाले ग्रैपलिंग प्रशिक्षण से बहुत अलग नहीं थीं। इनमें से प्रत्येक मार्शल आर्ट काफी हद तक, यदि पूरी तरह से नहीं, तो ग्रैपलिंग और कुश्ती पर केंद्रित थी। शिफ्टिंग सिलुएट के लिए उन्होंने बस गुरुत्वाकर्षण केंद्र में होने वाले परिवर्तन को पढ़ने और गुरुत्वाकर्षण केंद्र में होने वाले परिवर्तन का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक सही तरीके से अपने वजन को स्थानांतरित करने की अपनी क्षमता को प्रशिक्षित किया। इस तकनीक में कुछ कमियां हैं, पर्यवेक्षक ने चेतावनी दी। यह उच्च भार वर्ग के लोगों के खिलाफ सीमित है। इसके अलावा ये तकनीक अकेले ही उच्च दक्षता वाली टेकडाउन या थ्रोइंग तकनीकों का मुकाबला नहीं कर सकती। रूई ने सिर हिलाया। उसने इस तकनीक की प्रभावशीलता के बारे में अपनी उम्मीदें पहले ही तय कर ली थीं। अगर यह अकेले ही सभी ग्रैपलिंग हमलों का मुकाबला कर सकती, तो यह मुफ्त होती ही नहीं। अधिक शक्तिशाली रक्षात्मक ग्रैपलिंग तकनीकें निश्चित रूप से मुफ्त नहीं हैं। वह आश्वस्त था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह चुनी हुई 5 तकनीकों में महारत हासिल करने के बाद मिशन पूरा करना शुरू कर देगा। उसे अंततः 10 प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों के साथ मिशन पूरा करने का पूरा भरोसा था। ध्यान मत भटकाओ, उसके सुपरवाइजर ने हिदायत दी। बाइंडिंग लैश एक ऐसी तकनीक है जिसमें सटीक समय की आवश्यकता होती है। अगर तुम इस तरह इधर उधर देखते रहोगे तो तुम इसे ठीक से नहीं कर पाओगे। जी हाँ, सुपरवाइजर फेन। रूई ने अपने विचारों को एक तरफ रख दिया और तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वह वर्तमान में 5वीं और अंतिम तकनीक के पहले प्रशिक्षण सत्र में था।
पिछले 24 तकनीकों के दौरान वह प्रत्येक तकनीक के प्रशिक्षण सत्रों में पूरी तरह से तल्लीन रहा था और वह जल्द से जल्द प्रत्येक तकनीक का अनुभव प्राप्त करना चाहता था। इसका कारण ये था कि वह अगले कुछ महीनों में अपने लिए सबसे उपयुक्त कार्यक्रम की योजना बना सके। तैयार हो? सुपरवाइजर फेन ने पूछा। मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सा। वह तेजी से रूई की ओर बढ़ा, पलक झपकते ही दूरी तय कर ली और रूई के चेहरे पर सीधा मुक्का मार दिया। पाव! रूई ने अपने हाथों और पैरों को उसके चारों ओर लपेटकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे बेहद निराशा हुई क्योंकि वह असफल रहा। हा हा हा, उसके सुपरवाइजर ने हंसते हुए कहा। नहीं, तुमने सब गलत समझा है। तुम्हें हमले के साथ साथ हिलना डुलना है, एक जगह खड़े नहीं रहना है। इस लिहाज से यह इलास्टिक शिफ्ट तकनीक के लगभग समान है, बस अब तुम्हें इलास्टिक शिफ्ट तकनीक को अंजाम देते समय हमले को भी संभालना होगा, जिससे यह और भी मुश्किल हो जाता है। रूई उठा और चोट को सहलाते हुए दूसरी मुद्रा में खड़ा हो गया। एक बार फिर, कृपया। आज के लिए तुम बहुत उत्साहित होगे, है ना? केन ने मुस्कुराते हुए रूई से पूछा। अच्छा, रूई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं थी, तो मैं झूठ बोल रही हूंगी। तुम्हारी पिटाई न हो जाए तो बेहतर होगा। करूंगा। रूई और केन हंसी मजाक करते हुए अभ्यास कक्ष की ओर चल पड़े। अकादमी में शामिल हुए उन्हें 1 साल हो गया था। इस दौरान दोनों की लंबाई में काफी वृद्धि हुई थी, कई इंच बढ़ गए थे। उनके शरीर की मांसपेशियां स्पष्ट रूप से उभर आई थीं, जो सामान्य किशोरों के लिए असामान्य था क्योंकि उन्होंने अपने बचपन के कई लक्षण काफी हद तक खो दिए थे। प्रशिक्षण में तल्लीन रहने के दौरान रूई के काले बाल बढ़ गए थे, जो इस बात का प्रमाण था कि वह कितना एकाग्र और समर्पित था। रूई की बहुत सी सक्रिय ऊर्जा संकुचित हो गई थी, मानो उसे किसी दिशा की ओर बढ़ने का लक्ष्य मिल गया हो। मार्शल आर्ट से संबंधित हर बात को लेकर असीम जिज्ञासा और उत्साह से भरा रूई अब नहीं रहा था, बल्कि उसकी जगह एक शांत, दृढ़ निश्चयी युवक आ गया था जिसका स्वभाव अपार लगन और कड़ी मेहनत से निखरा था। दूसरी ओर केन पहले से कहीं अधिक सहज और शांत प्रतीत हो रहा था। दोस्तों के साथ 1 साल की आज़ादी, खोज और विकास ने उसे बहुत लाभ पहुंचाया था। हालांकि वह अपने शक्तिशाली पिता के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं था, फिर भी यह उस लड़के के लिए जीवन भर की अपनी कमियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। फिर भी उसके शांत स्वभाव के भीतर इस आज़ादी की रक्षा करने के लिए मजबूत बनने की इच्छा छिपी थी। वह अकादमी छोड़ते ही अपनी आज़ादी खोना नहीं चाहता था, खासकर अब जब उसने वास्तव में ये समझ लिया था कि बंधनों से मुक्त जीवन कितना आनंदमय होता है। अरे वाह, देखो तो सही कौन आया है। एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर केन ने तुरंत आह भरी। परी, उसने शांत भाव से बुदबुदाया। पिछले 1 साल में उसने उससे भगाने की कोशिश करना छोड़ दिया था। उसने बस यह मान लिया था कि वह आसपास रहकर उन्हें परेशान करेगी और उसने इस बात को स्वीकार कर लिया था। कितनी सुस्ती है, फे ने आह भरी और कंधे उचकाते हुए कहा। रूई, तुम तो शिष्य बनने के 1 साल बाद ही हमारे साथ जुड़ गए, जैसा कि उम्मीद थी। तुम्हारी तरक्की वाकई चौंकाने वाली है। हमें उस मुकाम तक पहुंचने में कितना समय लगा, है ना मिलियाना? फे ने अपने साथ आई लड़की की ओर देखा, जिसने चुपचाप सिर हिलाकर सहमति दी। उस मुकाम तक पहुंचने में मुझे लगभग 2 साल लग गए, उसने धीमी आवाज में कहा। क्योंकि उसे जादुई औषधियों का नशा है, केन ने बुदबुदाते हुए कहा। वे केंद्र तक पहुंचने तक थोड़ी देर और हंसी मजाक करते रहे। तो हम यहाँ हैं, केन ने घोषणा की। ओह, यह तो पूरी तरह तैयार लग रही है। उसने सबसे बड़े प्रशिक्षण रिंग के बीच में खड़ी एक महिला की ओर इशारा किया। उसे देखते ही रूई को हल्का सा तनाव महसूस हुआ। मार्शल स्क्वायर कायरी। आज युद्ध प्रशिक्षक स्क्वायर कायरी और वरिष्ठ प्रशिक्षुओं के बीच नियमित अभ्यास सत्र था। अकादमी ने न केवल प्रशिक्षुओं के बीच, बल्कि अधिक अनुभवी प्रशिक्षुओं और स्क्वायरों के बीच भी अभ्यास सत्र अनिवार्य कर रखे थे। रूई जैसे मार्शल आर्ट के जिन प्रशिक्षुओं ने हाल ही में अपनी मार्शल आर्ट की नींव रखी थी, वे स्क्वायरों के साथ अभ्यास करने के योग्य थे। रूई ने जिन 5 तकनीकों को सीखने का संकल्प लिया था, उन्हें पूरा करने के बाद ही अगले स्क्वायर अभ्यास सत्र की घोषणा हुई। मार्शल आर्ट के जिन प्रशिक्षुओं ने अपनी मार्शल आर्ट की नींव नहीं बनाई है, उन्हें मार्शल स्क्वायर से लड़ने से कुछ खास लाभ नहीं होगा। उनके लिए बेहतर यही होगा कि वे नई तकनीकें सीखें और मेरी तरह अपनी नींव मजबूत करें, बजाय इसके कि वे अपने स्तर से ऊपर के ऐसे झगड़ों में पड़े जिनसे उन्हें कुछ भी सीखने को न मिले। आज पहली बार उसका मुकाबला किसी मार्शल स्क्वायर से था, वो भी स्क्वायर कायरी जैसी काबिलियत वाली। जितना वो उसके बारे में जानता था, वो 20 साल से ज्यादा समय तक मैदान में सेवा दे चुकी एक अनुभवी ऑलराउंडर थी। हालांकि संख्या का अपना महत्व होता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में उन जैसे कुछ नौसिखिए उसे हरा नहीं सकते थे।
आप लोग आमतौर पर कौन सी रणनीति अपनाते हैं? रूई ने पूछा। ओह, केन ने रूई की तरफ अजीब नजर से देखा। हम बुनियादी चीजें आजमाते हैं, जैसे कि उसे घेर लेना, उसका ध्यान भटकाना वगैरह, लेकिन ये कभी काम नहीं करता। अगर उस पर ऐसा कुछ असर करता तो वह बहुत पहले ही मैदान में मर चुकी होती। हाँ, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर है। केन ने कंधे उचका दिए। सच है, फे ने सहमति जताते हुए कहा। हमारे स्तर पर हम जो भी रणनीति अपनाएंगे वह निश्चित रूप से विफल होगी। यह एक वाजिब बात थी। उनके लिए उसे मात देना लगभग नामुमकिन था। ये बुद्धिमत्ता का सवाल नहीं था, बल्कि उसके पास इतना अनुभव था कि उन जैसे युवा मार्शल प्रशिक्षु उसे मात नहीं दे सकते थे। फिर भी हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, रूई ने जोर देकर कहा। क्या आपके मन में कुछ है? पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। सबसे पहले कौन कौन भाग ले रहा है? रूई ने चारों ओर देखते हुए सोचा। रणनीति बनाने से पहले उसे सभी आवश्यक जानकारी एकत्र करनी थी। ये रहा फेलिक्स। केन ने उसकी ओर इशारा किया। रूई को वही याद आ गया, वह वही लड़का था जिसने 1 साल पहले नेल से लड़ाई की थी। और डैलन भी। फे ने एक बड़े हटे कट्टे लड़के की ओर हाथ हिलाया। वह रक्षात्मक कौशल वाला प्रशिक्षु था, है ना? रूई ने पूछा, क्योंकि वह एक बार उसके साथ अभ्यास कर चुका था। हाँ, केन ने पुष्टि की। वह भी काफी अच्छा है। रूई ने जल्दी से भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं की गिनती की और उनके बारे में बुनियादी जानकारी अपने दिमाग में तैयार कर ली। 11 मार्शल प्रशिक्षु, 3 गति और पैंतरेबाजी पर केंद्रित प्रशिक्षु, 4 आक्रमण पर केंद्रित मार्शल प्रशिक्षु, 2 रक्षा पर केंद्रित प्रशिक्षु, 1 सहनशक्ति पर केंद्रित मार्शल प्रशिक्षु और 1 सर्वगुण संपन्न प्रशिक्षु। रूई ने अनुमान लगाया। हाँ, हमारे पास कोई मौका नहीं है। केन हंसा। लेकिन मुझे लगता है कि स्क्वायर से लड़ने का यही तो मकसद है। अगर हम एकजुट होते तो हम कहीं बेहतर कर पाते। रूई ने आह भरी। दुर्भाग्य से ऐसा संभव नहीं है कि हम सभी को एक नेता के नेतृत्व में एकजुट कर सकें और अधिक एकजुट होकर लड़ सकें। शौकत के प्रशिक्षुओं में इतना स्वाभिमान और व्यक्तित्व होता है कि वे दूसरों के सामने झुकते नहीं हैं। फे ने कंधे उचका दिए। हाँ, रूई ने सिर हिलाया। इतना ही नहीं, अधिक जटिल रणनीतियों और युक्तियों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समन्वय बहुत अधिक है। हम अजनबियों से आपस में अच्छे सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। ये समूह एक साथ काम करने में पूरी तरह असमर्थ है। बस अब समय आ गया है, स्क्वायर कायरी ने पुकारा। सब लोग इकट्ठा हो जाओ, हम जल्द ही शुरू करेंगे। उसने स्क्वायर की ओर एक नजर डाली। हमारे पास एकमात्र फायदा यह है कि वह शांत है। वह निश्चित रूप से लड़ने की स्थिति में नहीं है और न ही वह पूरी ताकत से हमला करने वाली है। अरे, केन ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। क्या तुम सच में जीतना चाहते हो? तुम्हें पता है कि यह तो लगभग नामुमकिन है ना? बिल्कुल असंभव। रूई ने मदद की। फिर भी अगर आप लड़ाई में जीत हासिल करना चाहते हैं तो जीतने के दृढ़ संकल्प के साथ लड़ें। वह स्क्वायर की ओर मुड़ा। आखिरकार ऐसा मौका हमें हर दिन नहीं मिलता। रूई को महसूस हो रहा था कि बाकी छात्र जीतने के लिए उतने उत्सुक नहीं थे जितने वह था। उनके लिए यह एक सामान्य असंभव चुनौती थी, एक ऐसी चुनौती जिसे जीता नहीं जा सकता था और जिसे जीतने का कोई इरादा ही नहीं था। रूई इस दृष्टिकोण को समझता था, लेकिन फिर भी वह अपना पूरा प्रयास करना चाहता था। जब तक आप अपनी सीमाओं को पार नहीं करेंगे तब तक आप सुधार कैसे कर सकते हैं? उसने सोचा। और असंभव लगने वाली चीजों को हासिल करने की कोशिश करके अपनी सीमाओं को पार करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? जीतने की थोड़ी सी भी उम्मीद के लिए उसे यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। यही उसकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी। उसे यह नहीं पता था कि मार्शल स्क्वायर को हराने के लिए क्या आवश्यक है। वास्तव में उसे यह भी नहीं पता था कि मार्शल स्क्वायर को विशेष क्या बनाता है, या वे मार्शल अप्रेंटिस से किस प्रकार भिन्न होते हैं। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में फे, केन और मिलियाना जैसे लोग भी अपनी पृष्ठभूमि के बावजूद अनजान थे। उसने पहले भी मार्शल स्क्वायर्स को अभ्यास करते देखा था। उसने स्क्वायर कायरी को वरिष्ठ प्रशिक्षुओं के साथ अभ्यास करते देखा था और वह उसे अमानवीय प्रतीत होती थी। उसकी गति, शक्ति और सहनशक्ति अविश्वसनीय थी। उसके जैसे मार्शल प्रशिक्षुओं ने अपने मार्शल पथों को खोजकर और प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें सीखकर सामान्य मानवीय सीमाओं को पार कर लिया था। लेकिन फिर भी स्क्वायर कायरी के सामने वह कुछ भी नहीं था। रूई को वह मार्शल स्क्वायर याद आया जिससे उसकी मुलाकात बचपन में हुई थी। यह मार्शल आर्टिस्ट इतना शक्तिशाली था कि एक ही हमले में एक विशाल पेड़ के तने को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। ये कारनामा रूई को आज तक अविश्वसनीय लगता है।
वाइटल प्रेशर और फ्लोइंग कैनन के संयोजन के साथ साथ बैलेंस डायरेक्शन और पैरेलल वॉक का इस्तेमाल करके भी मुझे नहीं लगता कि मैं वह कारनामा दोहरा पाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा वह उसमें दरारें डाल सकता था, लेकिन उसे चकनाचूर करना नामुमकिन था। अपनी अपनी जगह ले लो, स्क्वायर कायरी ने शांत भाव से आदेश दिया। हालांकि बाकी सब अपनी अपनी जगह ले चुके थे, कायरी वहीं बेफिक्र खड़ी रही और अपने लाल बालों को बांध लिया ताकि अभ्यास करते समय वे उसके रास्ते में बाधा न बने। प्रशिक्षु उसके चारों ओर जमा हो गए, प्रत्येक ने अपनी अपनी जगह ले ली और उस पर ध्यान केंद्रित कर लिया। वातावरण में तनाव बढ़ता ही गया। अंततः शुरू करो, उसने निर्देश दिया। पलक झपकते ही 3 मार्शल प्रशिक्षुओं ने उस पर हमला कर दिया। पूश! तीनों हमले उस पर नहीं लगे क्योंकि वह बड़ी कुशलता से उनके हमलों से बच निकली। हमलावरों ने हार नहीं मानी और उसका पीछा करते रहे। दूसरी ओर से फेई उसके पास आ रही थी और हथेली से ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी कर रही थी। स्क्वायर कायरी ने इस बार भागने की कोशिश नहीं की क्योंकि लगभग 4 लोग उस पर हमला कर रहे थे, इसलिए पूरी तरह से भागना कमुपयुक्त विकल्प था। इसके बजाय उसने आक्रामक मार्शल प्रशिक्षुओं में से एक के आने वाले मुके को पकड़ लिया, उसे अपने कंधे के ऊपर से पलट दिया और सीधे फे के हथेली के हमले की ओर धकेल दिया। धत्तेरे की! फे ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हमला इतना तेज और सटीक था कि उसे रोकना लगभग नामुमकिन था। इतनी नजदीक से किए गए पूरे बल और गति से हमले को रोकना लगभग असंभव था। बैम! बेचारा लड़का फे के हमले से बुरी तरह घायल हो गया। कायरी ने तुरंत एक जोरदार लात मारी जो उसके 2 अन्य हमलावरों की ठुड्डी पर लगी और साथ ही फे के हमले से बचने के लिए नीचे झुक गई। कुछ ही पलों में उसने 3 वरिष्ठ प्रशिक्षुओं को आसानी से ढेर कर दिया। पाव! उसने सीधे लात मारकर फे को रोक दिया, जिससे दूरी बढ़ गई। जैसे ही उसने फे का पीछा करना शुरू किया, उसकी नजर के कोने में एक धुंधली सी परछाई ने उसका ध्यान खींचा। केन ने मौका देखते ही तुरंत हमला कर दिया। पूश! केन ने तेजी से एक मुक्का मारा जिसे कायरी ने बाल लेकिन बड़ी कुशलता से बचा लिया। केन आमतौर पर जोखिम भरे दांव खेल सकता था क्योंकि उसे मारना या पकड़ना बेहद मुश्किल था, लेकिन जब उसका प्रतिद्वंदी मार्शल स्क्वायर जैसा दिग्गज हो तो ये बात लागू नहीं होती थी। जैसे ही कायरी ने केन को दंडित करने के लिए मुड़ा, फे, डेलन और मिलियाना उस पर झपटी और उसे उनकी ओर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि केन किसी तरह उसके अधूरे हमले से बच निकला। जल्द ही सभी प्रशिक्षु युद्ध में शामिल हो गए और जब भी उनके साथियों में से कोई स्क्वायर कायरी द्वारा उड़ा दिया जाता या जमीन पर पटक दिया जाता तो वे मोर्चा संभाल लेते। एक को छोड़कर सभी प्रशिक्षु। लड़ाई शुरू होने के बाद से रूई अपनी जगह से हिला तक नहीं था, उसने कोई रुख भी नहीं अपनाया था। वह बस स्क्वायर कायरी को घूरता रहा, मानो वही उसकी नजरों में एकमात्र चीज हो। अरे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें युद्ध में शामिल होने के लिए लिखित मार्शल निमंत्रण दूं या तुम सच में कुछ करने वाले हो? केन ने रूई के पास आते हुए गुस्से से कहा। वह एक वार से पीछे हट गया था। मैं एक बहुमुखी योद्धा हूं। बिना सोचे समझे कूदकर अपने बहुमुखी युद्ध शैली से उसे हराने की कोशिश करने के बजाय मैं उसे और अधिक ध्यान से देखकर और उसके अनुसार ढलकर अधिक उपयोगी साबित हो सकता हूं। उसने शांत भाव से समझाया, कायरी से नजरें हटाए बिना। मेरी मार्शल आर्ट अधिक जानकारी के साथ बेहतर काम करती है। हाँ, बिल्कुल, केन ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया। अब तक तो यह आपके लिए कैसा चल रहा है? महाराज, क्या आपको कोई सुझाव मिला? वह जानबूझकर खुद को सीमित कर रही है, लेकिन बहुत ही सुनियोजित तरीके से। हाँ, यह तो बहुत मददगार है ना? आपके ये शब्द सुनकर मुझे बहुत आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। केन ने रूई को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। पब फ्यूचर के विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन। रूई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पहली बार केन की आंखों में देखा। जब किसी एक प्रतिद्वंदी से मुकाबला होता है तो अगर हमलावर प्रहार करता है तो वह 84% मामलों में जवाबी हमला करती है। 3 से अधिक हमलावरों से मुकाबला करते समय वह 92% मामलों में बचाव के दांव पेच अपनाती है। उसके जवाबी हमले लगभग पूरी तरह से सौम्य स्वभाव के होते हैं, यानी वे अपनी ऊर्जा का उपयोग करने के बजाय प्रतिद्वंदी की ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं। लातों के विरुद्ध उसकी प्रतिक्रिया जवाबी हमला होती है और मुक्कों के विरुद्ध उसकी प्रतिक्रिया रक्षात्मक होती है, क्रमशः 69% और 93% मामलों में। उसकी इंद्रियां अत्यंत तीव्र हैं, जो प्रभावी रूप से दूरदर्शिता की तरह काम करती हैं, और वह अपनी दृष्टि से परे हमलों से भी बहुत अच्छी तरह बच सकती है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सरल डेटा विज्ञान था। विशिष्ट परिस्थितियों में उसकी अनेक प्रतिक्रियाओं को नोट करके और उन्हें अलग अलग करके वह कुछ खास आदतों और प्रवृत्तियों की पहचान कर सकता था। यही सिद्धांत वॉइड एल्गोरिदम के बाद के संस्करणों का आधार बना।
संक्षेप में, वह अपनी शक्ति के बजाय अपनी इंद्रियों, सटीकता, कुशलता, समय और स्थान पर भरोसा कर रही है। वो हम सबको प्रशिक्षु स्तर की सामग्री से हरा रही है। रूई ने आह भरी। ये तथ्य कि स्क्वायर काइरी मार्शल स्क्वायरों की असाधारण शारीरिक शक्ति का उपयोग किए बिना उन सबको हरा सकती थी, ये दर्शाता है कि वह उनसे कितनी आगे थी। जीवन भर वास्तविक युद्ध में जान जोखिम में डालकर लड़ने के अनुभव ने उसके विवेक और निर्णय लेने की क्षमता को निखार दिया था। लेकिन क्या इससे कोई फायदा होता है? केन ने अनिश्चितता से पूछा। मुझे लगता है हमें पता चल जाएगा, रूई ने जवाब दिया और स्क्वायर काइरी की ओर दौड़ पड़ा। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। मुझे पता है। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और अपने पूरे शरीर में दौड़ती हुई उत्तेजना को महसूस किया। हम आखिरकार इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, उसने सोचा, और काइरी से उसकी नजरें मिली। पुतले का खेल खत्म हो गया, उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा। रूई ने जवाब में अपना सबसे शक्तिशाली हमला उस पर कर दिया। बैम! पैरेलल वॉक, बैलेंस डायरेक्शन, फ्लोइंग कैनन तकनीक को और भी प्रभावी बनाने के लिए वाइटल प्रेशर का संयोजन। यही वो तकनीक थी जिससे रूई ने उस पर प्रहार किया। लेकिन अफसोस, इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी बाह से हमले को रोका और घूमकर हमले को सीधे लगने से बचा लिया। उम्मीद के मुताबिक उसने हमले की दिशा बदल दी, रूई ने कहा, और फिर वाइटल प्रेशर हमलों की बौछार कर दी। काइरी ने उन सभी को बड़ी सफाई से रोक दिया और फिर रूई के डायफ्राम पर अविश्वसनीय रूप से तेज गति से एक जोरदार मुक्का मारा। पाव! रूई ने मुंह बनाया। इलास्टिक शिफ्ट और एक्यूट एज से नुकसान को कम करने के बावजूद उसके पेट में अभी भी तेज दर्द हो रहा था, चोट के निशान थे। इससे पहले कि वह काम पूरा करने के लिए आगे बढ़ पाती, उस पर 3 और प्रशिक्षुओं ने हमला कर दिया, जिससे उसका ध्यान भटक गया। वाह, ये तो वाकई बढ़िया रहा, केन ने व्यंग्य किया। रूई ने उस टिप्पणी को अनसुना कर केन की ओर रुख किया। मेरे पास एक विचार है, लेकिन मुझे मदद की जरूरत होगी। क्या आप चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?